कहानी की स्टार्टिंग दिखाई जाती है और हमें दिखाया जाता है एक पुरानी सी दीवार जो बहुत ज़्यादा डरावनी होती है और तभी फर्नीचर दिखाया जाता है। उसके बाद एक खिड़की में से एक मच्छर निकलता है जो सामने को रू रू करके चल रहा होता है। तभी एक हाथ आता है जो दूसरे हाथ के साथ मिलकर उसे मसल देता है। मसलने के बाद वो बंदा उसको करीब ले जाता है, फिर उसको चाट लेता है। वो चाटने के बाद कहता है ये बहुत ज़्यादा खट्टा है। तभी फिर वो बता रहा होता है कि मैं ये बेसमेंट में फंसा हुआ हूँ। वो अपने हाथ से वो मच्छर को साफ करता है। वो कहता है मैं ये बेसमेंट में कब से फंसा हुआ हूँ। तभी उसकी में लाइट होती है, वो जमजमाने लगती है। वो एक जर्नल लिख रहा होता है। वो अपने जर्नल में लिखता है कि मैं यहाँ पे अपनी कहानी लिख रहा हूँ। अगर कोई आम बंदा अपनी कहानी लिखता तो वो अपना नाम लिखता, लेकिन मुझे कभी मेरे नाम से पुकारा नहीं गया, इसलिए मेरा कोई नाम नहीं है। तभी वो अपने साइड में एक और तस्वीर देखता है जिसमें उसकी मदर की तस्वीर होती है। वो कहता है मेरी मदर ने ज़रूर मेरा कोई नाम रखा होगा, लेकिन मैं बचपन में अपनी माँ से बिछड़ गया हूँ, इसलिए मुझे मेरा नाम नहीं पता। लेकिन वो अपनी माँ को देखता है। वो कहता है मेरी माँ बहुत खूबसूरत होगी, मुझे ये यकीन है। तभी पीछे से उसका फादर आ जाता है। उसका फादर कहता है अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आओ, तुम्हारी माँ मर चुकी है। जिस पर एमसी को गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें पैदा करने के बाद ही मर गई। वो एक ब्रिज पर चढ़ गई और उसने वहां से छलांग मार के उसने खुदकुशी कर ली। एमसी कहता है ये काला कमीना, ये मेरा फादर है। ये मेरा फादर तो हो सकता है, लेकिन इसने मुझे यहाँ बेसमेंट में बंद किया हुआ है, जहाँ पे एक डोर है जिसके पीछे बहुत सारे डोर्स है और ये फैसिलिटी सारी इसने बंद की हुई है। हर एक डोर पे ताला लगा है और सारे तालों की चाबी इसकी कमर पे है। तभी उसका फादर बताने लगता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकालूंगा और इसी बेसमेंट में फंसा के रखूंगा, और मैंने तुम्हें बताया भी था कि तुम्हारी मदर आखिर कैसे मरी। एमसी अपने दांत घिस रहा होता है। तभी उसका फादर साइड में से कुकी उठाता है और उसको जल्दी से एमसी के सामने ले जाता है, जिस पर एमसी शॉक हो जाता है। उसका फादर कहता है इमेजिन करो ये कुकी एक दुनिया है, अगर इस दुनिया में एपोकलिप्स आ गया तो ये दुनिया टूट के तबाह हो जाएगी। तुम्हारी मदर को भी यही डर था कि एपोकलिप्स आ जाएगा और वो एपोकलिप्स में नहीं मरना चाहती थी, इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया। और मैं अब तुम्हें यहाँ बेसमेंट से बाहर इसीलिए नहीं जाने दे रहा हूँ क्योंकि मैं अपने छोटे बेटे से बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा बेटा भी बाहर जाकर सुसाइड कर ले, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ। जिस पर उसका बेटा गुस्से से कांप उठता है। वो कहता तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मुझे मदर से मिलाते, और तुम अगर हमसे प्यार करते तो मेरी मदर के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। तुम सिर्फ मुझे यहाँ पे रोकने के लिए बहाने बना रहे हो और कुछ नहीं कर रहे तुम। उसका फादर कहता है चलो ठीक है, तुम अगर मेरी बात मानना चाहो ना मानो ये तुम्हारे ऊपर है। तभी उसका फादर साइड में उसकी नोटबुक देख लेता है। वो उसकी नोटबुक उठाता है। वो कहता है ये नोटबुक तुम्हारी कभी भी दिन की रोशनी नहीं देख सकती, तुम्हारा जलन मैं यहीं पे खत्म कर दूंगा। वो उसकी नोटबुक को आग लगा देता है। लड़का रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसका फादर उसको इग्नोर मार के उसको जला के डस्टबिन में फेंक देता है। वो जल के राख राख हो जाती है, जिस पर एमसी रो रहा होता है। एमसी कहता है आखिर तुम्हारे जैसा बंदा मेरा फादर कैसे हो सकता है। जिस पर वो कहता है ऐसी बातें तो ना करो, मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा बेटा सेफ रहे और सही तरह सही सलामत रहे। अब तुम चुपचाप मुझे फॉलो करो, मेरे साथ चलो। जिस पर एमसी उठ के उसके साथ जाने लगता है। एमसी बताता है मेरी रोज की यही रूटीन है, मुझे मेरे फादर और अपने अलावा किसी की भी आवाज़ इस पूरी फैसिलिटी में नहीं आती। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है और मैंने आज तक किसी की आवाज़ नहीं सुनी। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है जिसमें मैं और मेरा फादर अकेले रहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है उसका फादर चौक बोर्ड पे कुछ लिख रहा होता है। एमसी कहता है ये मेरी रोज़ की रूटीन है, रोज़ मैं फादर के लेक्चर लेता हूँ और मैं ट्रेनिंग करता हूँ। जो मेरा ये सारा दिन है ये ऐसे ही गुजर जाता है। जो मेरा ये पूरा दिन गुजरने में जो चीज़ मेरी हेल्प करती है वो मेरी बुरी बुक है। वो बैठ के नीचे से बुक निकालता है। वो बैग को शो करके कहता है कि मुझे दिन में एक बार बुक पढ़ने का मौका मिलता है, जिसमें मैं कोई भी बुक कर सकता हूँ अपने फ्री टाइम में, और मुझे वो बुक्स पसंद है जिसमें बाहर की दुनिया के बारे में लिखा हुआ हो। वो बाहर वर्ल्ड के बारे में जानना तो चाहता था, लेकिन वो सिर्फ ये सब कुछ इमेजिन ही कर सकता है क्योंकि वो नीचे अंडरग्राउंड में फंसा हुआ होता है। वो सोचता है कि मुझे महसूस करना है आखिर सनलाइट कैसी होगी, वो कैसे बर्फ़ से गर्म होगी, वो कैसी मुझे महसूस होगी। मैं ये भी देखना चाहता हूँ आखिर ग्रास कैसी महसूस करती है, मैं ग्रास में दौड़ना चाहता हूँ। मैं ये भी देखना चाहता हूँ बाहर के लोग कैसे दिखते हैं, वो दिखने में कैसे है, और मैं उनसे दोस्ती भी करना चाहता हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं अपनी मदर को ढूंढना चाहता हूँ। वो ख्यालों में होता ही है। तभी उसका फादर उसको लात मार के नीचे गिरा देता है। उसका फादर उसकी बुक पकड़ लेता है। वो कहता है मैंने तुम्हें बताया था आखिर तुम्हें किस किस्म की बुक्स पढ़नी है, तुम आखिर कितने ज़्यादा पैथेटिक हो, तुम ऐसी बुक्स पढ़ रहे हो जो बाहर के बारे में लिखी है। आखिर तुम्हें बाहर की लिखी हुई किताबें इतनी ज़्यादा पसंद क्यों हैं? मैं तुम्हें क्या पहले नहीं बताया कि मैं तुम्हें यहाँ से कभी भी बाहर नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि जब अपोकलिप्स आएगा तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ, और तुम्हारे लिए सबसे सेफ जगह यही है। अपोकलिप्स जब आएगा तब लोग खून में लथपथ होंगे और इधर उधर शोर का माहौल होगा, सब लोग रो रहे होंगे। जिस पर एमसी कहता है झूठ 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 झूठ, तुम सिर्फ झूठ बोलते आ रहे हो, तुमने मुझे नीचे कैद करके रखा है,
मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता, मैं यहीं पे फंसा हुआ हूँ तुम्हारी वजह से। तुम तो मेरे फादर भी नहीं हो, तुमने बचपन से मुझे यहाँ कैद करके रखा हुआ और बात बात पे मुझे अपोकलिप्स कहते हो तुम अपोकलिप्स में मर जाओगे, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं छोड़ूंगा। एमसी सोचता है मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, हर हालत में मैं यहाँ से भाग के रहूंगा, लेकिन अभी इसका टाइम नहीं है, मुझे इस मौके का इंतजार करना है जब वो अपना गार्ड डाउन करे और मैं ये सारी चाबियां चोरी कर लूँ। फिर हमें ट्रेनिंग सेंटर दिखाया जाता है जहाँ पे वेट्स पड़े होते हैं। एमसी वहाँ पे पुशअप्स निकाल रहा होता है, एमसी बड़ा जोर लगा रहा होता है, उसको स्वेटिंग आ रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है एमसी के कंधे पे बहुत ज्यादा वेट्स लाद दिए होते हैं। फिर एमसी के कंधे पे दर्द होती है, एमसी नीचे गिर जाता है। तभी उसका फादर उसकी तरफ बढ़ता है और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। एमसी कंफ्यूज हो जाता है, एमसी कहता है आखिर ये मेरी मदद क्यों कर रहा है। एमसी पूछता है आखिर आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तभी उसका फादर उसका हाथ पकड़ के खींचता है। फिर वो कहता है मैं तुम्हारी मदद कब कर रहा था। फिर वो उसकी टांग पे लात मार के उसको घुमाता है। वो घूमता घूमता पीछे शीशे में जाके कमर की तरफ से गिरता है, शीशा टूट जाता है। उसका फादर कहता है तुम्हें कभी भी किसी पे भरोसा नहीं करना, जो तुम्हें मदद कर कहे, खास तौर पर इंसानों से तुम्हें मदद नहीं मांगनी है। ऐसे मैंने तुम्हें ट्रेन किया और तुम्हें अपनी टेक्निक्स यूज करनी है और तुम्हें अपने हाथों से लड़ाई करनी पड़ेगी, तुम्हारे पास कोई वेपन नहीं होगा। फिर वो देखता है कि एमसी उसकी बात नहीं सुन रहा होता, वो बेहोश हो चुका होता है। वो कहता है तुम इतने से जख्मी हो गए, चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं तुम्हें आज बख्श रहा हूँ। तभी एमसी को अपना मौका नजर आता है। एमसी कहता है यही मेरा मौका है। वो मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, वो केयरलेस हो गया है। एमसी साइड में से एक शीशा पकड़ता है और उठने लगता है। एमसी सामने को दौड़ने लगता है। उसके फादर ने फिर भी नोटिस नहीं किया होता। वो दोनों टांगों से जोर लगा के बड़ी सी छलांग मारता है और अपने फादर के करीब हो रहा होता है। वो आगे आगे जाई जा रहा होता है, वो अपने फादर के करीब होकर स्माइल कर रहा होता है। वो अपने फादर के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, लेकिन उसका फादर नीचे शेडो नोटिस कर लेता है। उसका फादर देखता है कि एक लाइट की शेडो पड़ रही है। फिर उसका फादर उसको करीब आने देता है। फिर अचानक से उसका फादर पीछे को मुड़ जाता है, जिसे देखकर वो एमसी भी शॉक हो जाता है। वो कहता है आखिर मेरे फादर ऐसी क्रीचर जैसी मूवमेंट कैसे कर रहा है। एमसी उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन उसका फादर डॉज कर लेता है। एमसी बेचारा डर जाता है। फिर उसका फादर घूम के एमसी को एक लात मार देता है, जो लात बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। वो एमसी को लगती है। एमसी कहता है मैं तो गया। एमसी फिर बेहोश हो जाता है। एमसी को जब होश आता है तो वो उसको एक पानी की बूंद की वजह से होश आया होता है, जो उधर टूटी में से आ रही होती है। तभी एमसी को कुछ आवाज आती है, जिस पर एमसी साइड में देखता है तो उसका फादर आ चुका होता है। उसका फादर कहता है तुम उठ गए, चलो तुम सही लग रही हो। तुमने अटैक तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन तुमने वेपन के साथ किया था। अगर तुम वेपन के साथ अटैक करोगे तो हमारी इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मैं अब तुम्हें पेनल्टी दूंगा, मैं तुम्हें सज़ा दूंगा वेपन इस्तेमाल करने की। तुमने वेपन इस्तेमाल किया, अब तुम्हारी सज़ा ये होगी कि तुम डबल ट्रेनिंग करोगे। जिस पर एमसी बेचारा डर जाता है। उसका फादर कहता है कि अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम अभी अपना आराम करो, उसके बाद हम डबल ट्रेनिंग करेंगे तुम्हारी। उसका फादर फिर हंसते हुए वहाँ से जाने लगता है। वो लाइटें बंद कर देता है। एमसी बता रहा होता है जब मेरा फादर लाइटें बंद कर देता है तो एक चीज़ उसने नोटिस नहीं की जो मैंने नोटिस की है। जब वो इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देता है तो ऊपर मोटर की आवाज़ बंद हो जाती है, तो फिर मुझे वो साउंड के अलावा बाकी सारी साउंड आ चल रही होती है। वो साउंड होती बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन मुझे फिर भी आ रही होती है। मैं अगर गौर से सुनता हूँ तो मुझे टायरों के घूमने की आवाज़ आती है, मुझे बछड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आती है और लोगों की चलने की आवाज़ आती है। इन आवाज़ों से मुझे दो चीज़ें पता लगी है। एक, मेरा बूफ जब मुझे सुलाता है तो उस वक्त दुनिया में डे टाइम होता है, ऊपर सब लोग चल रहे होते हैं और नीचे मैं सो रहा होता हूँ। दूसरा, मेरे फादर मुझे झूठ बोला है। फादर ने कहा अपोकलिप्स आएगा, हर तरफ तबाही होगी, ये होगा वो होगा। तो अब मुझे यहाँ से दो काम करने हैं, मुझे पहला यहाँ से भागना है और दूसरा अपनी मदर को खोजना है। हर हालत में मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, मैं यहाँ पे और नहीं रह सकता। मेरे फादर ने अब तक मुझे बताया कि मेरी मदर मर चुकी है, लेकिन मुझे पता है वो सीधा सीधा झूठ बोल रहा है, उसका काम ही झूठ बोलना है। मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा और अपनी मदर को बचाना पड़ेगा, यही मेरा लक्ष्य और मुझे जल्दी से निकलना पड़ेगा। फिर हमें उसका फादर दिखाया जाता है जो हाईवे में से गुजर रहा होता है। उसका फादर उधर से गुजर रहे हुए हंस रहा होता है। तभी उसको एक कॉल आती है जिसको वो पिक करता है। तो ये रिवर नाम के बंदे ने उसे कॉल की होती है। उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल सीरियस रहते हैं और चेंज हो जाते हैं। वो कॉल उठाता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हें कहा था जब तक कोई सीरियस बात ना हो तब तक कॉल नहीं उठानी। तब तो फिर एमसी दिखाया जाता है जो सो रहा होता है, वो उससे बातें करता है रिवर से आधे घंटे तक तकरीबन। फिर वो उसको कहता है कि उसको जीने दो, फिर कॉल कट कर देता है। फिर वो मोबाइल नीचे उसका गिर जाता है और उसका फादर उधर झुक जाता है। उसका फादर कांप रहा होता है और रो रहा होता है। फिर हमें एमसी दिखाया जाता है जो आंखें खोल के उठता है। उसका फादर हंसते हुए अजीब सी तरीके में नजर आता है, ऐसे जैसे उसका फादर बिल्कुल चेंज हो गया हो। एमसी को लगता है कुछ तो अजीब बात है। एमसी अपने फादर को आवाज लगाता है, लेकिन वो देखता है कि वो हिल नहीं पा रहा होता। वो देखता है कि उसको कुर्सी के साथ बांध दिया होता है उसके फादर ने। एमसी फिर जोर से अपने फादर
की तरफ चिल्लाता है, वो कहता है मुझे यहाँ से खोलो, लेकिन उसका फादर अपना हंस रहा होता है। एमसी कहता है वो मेरी बात नहीं सुना, मुझे खुद ही यहाँ से निकलना होगा। वो अपने दांत घिसता है, फिर वो अपने हाथ घिस रहा होता है, वो कहता है मुझे निकलना होगा, रस्सी टूटने लगती है वहाँ से। एमसी कहता है ये मैं निकल रहा हूँ, तभी वो देखता है उसका फादर उसके सामने आ चुका होता है। उसका फादर उसको कहता है रुक जाओ, और इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि एमसी को पसीने आ रहे होते हैं। एमसी कहता है फादर मैंने तो सुना था आपने मुझे कहा था कि आज डबल ट्रेनिंग होगी, आप ट्रेनिंग क्यों नहीं करवा रहे, क्या हम आज ट्रेनिंग नहीं करने वाला। उसका फादर कहता है कि आज हम कोई भी ट्रेनिंग नहीं करने वाले और तुम आज ऐसे ही टंगे रहोगे। जिस पर एमसी कहता है कि आप मुझे नहीं खोलेंगे, जिस पर उसका फादर मना कर देता है। वो आगे बताने लगता है आज से तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, आज से हम कोई भी ट्रेनिंग नहीं करेंगे और तुम्हें सारे दिन सारी रात यहीं पे बंद करके रखा करूंगा। जिस पर एमसी डर जाता है, एमसी हड़बड़ाने लगता है। एमसी कहता है आप ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हैं, आपने तो कहा था ट्रेनिंग करेंगे। उसका फादर कहता है ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, अब तुम इधर ही बैठे रहोगे। एमसी अपने दांत घिसने लगता है। एमसी कहता है अब मेरे पास वो एक चांस बचा था अपनी माँ को देखने का, वो भी चला गया है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे। फिर एमसी अपना जोर लगा रहा होता है। उसका फादर पूछता है क्या कर रहे हो, वो देखता है कि एमसी अपना पूरा जोर लगाता होता है अपने आप को छुड़वाने के लिए। उसका फादर कुछ भी नहीं कह पाता उसको। फिर उसका फादर जोर जोर से हंसने लगता है। ये कोई आम हंसी नहीं होती, ये एक डिमोनिक हंसी होती है जो आज तक इसकी नहीं आई होती। तभी उसका फादर कुछ ऐसा पंच जड़ता है जिससे हवा में क्रैक आने लगते हैं। उसके फादर का पंच सीधा एमसी को लगता है और वो चेयर समेत घूम के नीचे गिर जाता है। फिर उसका फादर उसको खड़ा करता है। फिर उसका फादर उससे कहता है मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे खिलाफ मत जाना, तुम इधर ही फंसे रहोगे। एमसी फिर भी कहता है कि मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। एमसी फिर कोशिश करता है, फिर उसका फादर उसको लात मार देता है। ऐसा ये बहुत बार रिपीट होता रहता है। एमसी गिरता रहता है और उसका फादर मारता रहता है। एमसी कहता है आखिर मेरे दरमियान क्या हो चुका है, अब मैं अगर पहले जैसा होता तो मैं अपनी फादर की बात मान लेता, लेकिन इस बार मैं अपनी फादर की बात नहीं मान रहा हूँ। आखिर मेरा गुस्सा मेरे फादर के लिए बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है। मेरे पास एक ही चांस है अपनी माँ से मिलने का, मुझे ये पूरा करना होगा। तभी वो देखता है कि उसके हाथ की रस्सी खुली होती है। एमसी खुश हो रहा होता है। एमसी कहता है मेरा फादर इमेजिन नहीं कर सकता अगर मैं उसको बीट करूंगा, आखिर वो कैसी शक्ल बनाएगा। तभी वो खुशी के मारे पीछे देखने लगता है, लेकिन वो देखता है उसका फादर एक पंच लेके उसकी तरफ बढ़ जाता है। एमसी ये देख के शौक हो जाता है। वो एमसी सोच रहा होता है कि मेरा फादर मुझे देख के गुस्सा होगा या उसको बहुत ज़्यादा तरस आएगा मेरे ऊपर, लेकिन वो ये बात देखकर हैरान हो जाता है कि जो फादर उसके सामने था वो उसने आज तक नहीं देखा था। उसका फादर रो रहा होता है, उसके फादर के आंसू निकल रहे होते हैं। एमसी कहता है इतना खड़ूस फादर मेरा, ये आखिर रो कैसे रहा है। एमसी ये देख कर उसका पंच भी ब्लॉक नहीं करता और सीधा उसका पंच खा लेता है। एमसी दूर जाके गिरता है और उसकी आंखें बंद हो रही होती हैं। आंखें बंद होते होते आखिरी वक्त में वो उसके फादर से सुनता है कि उसका फादर कहता है कि तुम ऐसे ही रहोगे तो तुम्हें अच्छा है। फिर उसको अपनी फादर की पुरानी बातें याद आ रही होती है, उसके लेक्चर याद आ रहे होते हैं और उसके रूल नंबर याद आ रहे होते हैं। उसका फादर बताता है रूल नंबर ये है कि तुम्हें यहाँ से कभी भी बेसमेंट से नहीं जाना, तुम्हें बेसमेंट में बसे रहना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा खाना है। तुम यहाँ पे जितना मर्जी रह सकते हो, सालों साल रह सकते हो, यहाँ पर तुम इधर ही रह सकते हो और तुम्हें कोई मसला भी नहीं होना, लेकिन तुम्हें कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जाना। तभी एमसी बेहोशी की हालत में से उठता है। एमसी याद करता है कि आज कुछ ज़्यादा ही अजीब हो रहा है, फादर मुझे अजीब तरीके से ट्रीट कर रहा है, वो कल भी बहुत अजीब तरीके से ट्रीट कर रहा था। मैं फादर तभी गायब होता है जब मैं सो रहा होता हूँ, वरना गायब नहीं होता। अभी वो गायब हो चुका है, आखिर ये चल क्या रहा है। वो दीवार के साथ बैठ जाता है। तभी वो सोच रहा होता है कि अब से लेके अब तक क्या क्या हुआ है उस वक्त से लेके। तभी कुछ अजीब होने लगता है, घेर वहाँ पे शिफ्ट हो रहे होते हैं। एमसी देखता है कि सामने का डोर खुल जाता है और ऐसे कर करके सारे डोर खुल जाते हैं सामने फैसिलिटी के। एमसी के पास यही मौका होता है। एमसी कहता है मुझे ये मौका नहीं गंवाना, ये मेरे लाइफ में पहले एक टाइम में ये मौका होना है। एमसी अपनी फुल जान से दौड़ रहा होता है। एमसी कहता है अगर फादर यहाँ पे होता तो अभी तक मुझे रोक भी लेता, मुझे जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा। एमसी फुल दौड़े लगा रहा होता है। फिर दिखाया जाता है कि एमसी बिल में से निकल रहा होता है। तभी उसकी लाइफ का वो मोमेंट आता है जिसके लिए वो सालों साल इंतजार कर रहा होता है। उसके सामने लैडर्स बनी होती है। एमसी बगैर टाइम गवाए उस लैडर्स पे चढ़ने लग जाता है। वो ऊपर ऊपर चढ़ता है, फिर उसे ऊपर ढक्कन नजर आता है। वो उस ढक्कन को खोलता है तो एक तेज रोशनी चमकती है। एमसी आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलता है, फिर वो देख के हैरान हो जाता है। ये एक ब्यूटीफुल सिटी होती है जिसके आसपास गाड़ियां होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है और पीस होता है हर तरफ। एमसी कहता है मैं आखिरकार निकल गया। तभी पीछे से एक बंदा आता है, वो एमसी को कहता है ओए बच्चे, तुम आखिर रोड के दरमियान में क्यों खड़े हो, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। तभी एमसी पीछे को मुड़ता है। एमसी कहता है कि जिंदा इंसान। वो बंदा भी एमसी को देख के हैरान हो जाता है। वो कहता है इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया। तभी एमसी कहता है नहीं नहीं, मुझे अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए, फादर शायद मेरे पीछे आ जाए, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। एमसी दौड़ लगा रहा होता है। एमसी कहता है मैं अब यहाँ से आज़ाद हो चुका हूँ, अब मुझे अपनी मदर को ढूंढना पड़ेगा। वो खुशी खुशी सामने की तरफ दौड़ने लगता है। वो कहता है मैं इतने सालों बाद आज़ाद हूँ। तभी लेकिन वो आराम आराम से रुकने लगता है। उसको ये सोच खा रही होती है कि आखिर मैं आज़ाद कैसे हो गया, आखिर मेरे फादर ने मुझे कैसे बाहर छोड़ दिया। अगर ये सिस्टम में मैन्युफैक्चर तो नहीं है, लेकिन ये सिस्टम
में मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता, मेरा फादर कभी कोई गलती नहीं कर सकता, शायद मेरे फादर ने खुद ही मुझे छोड़ दिया। ऐसे ऐसे उसको थॉट्स आ रहे होते हैं, लेकिन वो कहता है मेरा फादर आखिर मुझे कैसे छोड़ सकता है। ये रूल नंबर 1 तो उसी ने बनाया था कि कभी भी बेसमेंट को नहीं छोड़ना। तभी वो आसपास देखने लगता है, हर तरफ पीसफुल सिटी होती है, लोग आपस में स्कूल में जा रहे होते हैं, छोटे बच्चे बलून से खेल रहे होते हैं। वो कहता है आखिर ये पीसफुल सिटी, अगर मेरा फादर मुझे ना नीचे बंद करता तो मेरी भी जिंदगी ऐसे आराम से ऐसी होती। एमसी कहता है आखिर मुझे पता था मेरे फादर ने जो जो अपोकलिप्स के बारे में बताया था ये तो सब कुछ झूठ था। वो सब खुशी हो रहे होते लेकिन उन सब की खुशी एकदम खत्म हो जाती है। एक बहुत तेज आवाज आती है हवा के उड़ने की, फिर उसके फादर के आवाजें बताई जाती है। उसका फादर बताता है कि ये सब कुछ उस वक्त खत्म होगा जब बहुत ज्यादा खुशी होगी। तब बताया जाता है बहुत सारे परिंदे उड़ रहे होते हैं। जैसे ही वो गुब्बारा साइड पे होता है हमें दिखाया जाता है एक और प्लेनेट होता है जो प्लेनेट अर्थ की तरफ बढ़ रहा होता है। सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं आखिर ये सब क्या हो रहा है। एमसी भी शौक में आ जाता है। हमें दिखाया जाता है ये एक और प्लेनेट होता है जिसपे कीड़े होते हैं जो टेंटिकल जैसे होते हैं, जो घूम घूम के अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं। वो अर्थ के करीब आई जाते हैं, लोग कहते हैं वो देखो ये करीब आ रहा है, आखिर ये क्या चीज है। एमसी भी देख रहा होता है, एमसी परेशान हो जाता है। एमसी कहता है नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। एमसी कहता है क्या ये सब लोग अंधे हो चुके हैं, इन्हें नजर नहीं आ रहा ये ग्लो करती हुई चीज। फिर हमें एक ग्लो करती हुई चीज दिखाई जाती है, ये कुछ और नहीं होता, ये मॉन्स्टर होते हैं, मॉन्स्टर की आंखें। ये मॉन्स्टर तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं, इतने ज्यादा कि हम गिन भी नहीं सकते। ये टेंटिकल्स की फॉर्म में अर्थ की तरफ अटैक कर देते हैं, ये अर्थ की जमीन पे बढ़ ही रहे होते हैं। फिर हमें उसका फादर दिखाया जाता है। उसका फादर कहता है तुम रूल नंबर 1 हर हालत में तुम्हें फॉलो करना है, लेकिन एक एक्सपेक्शन है, मतलब एक बात तुम फॉलो नहीं कर सकते। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बेसमेंट का ढक्कन खुला हुआ होता है, सारे मॉन्स्टर सबसे पहले बेसमेंट में घुस जाते हैं। फिर उसके फादर कहता है कि अगर बेसमेंट में मॉन्स्टर आ गए तो तुम्हें बेसमेंट में नहीं जाना, बेसमेंट से बाहर निकलना है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सारे मॉन्स्टर बेसमेंट में घुस रहे होते हैं, आधे मॉन्स्टर बाहर से जमीन पे होते हैं। वो सारे लोग उन सब लोग मॉन्स्टर को देख रहे होते हैं जब तक कि वो एक मॉन्स्टर एक बंदे को पकड़ के उसको अपनी तरफ लेके नहीं जाता। वो मॉन्स्टर अपनी तरफ उस बंदे को ले जाता है, फिर मुंह खोल के उस बंदे को उन सबके सामने खा जाता है। उस बंदे का चश्मा और सिर्फ सर रह जाता है, बाकी पूरा वो मॉन्स्टर खा चुका होता है। वो सर एक लड़की के सामने जाके गिरता है, वो सारे उस सर को देखते हैं और सबकी फटके चार हो जाती है। वो लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे होते हैं। कुछ लोग इतने डर चुके होते हैं वो कहते हैं आखिर ये हो क्या रहा है, हम यहाँ पे क्यों भाग रहे हैं। फिर हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो हेडफोन पहन के गाने सुन रहा होता है, उसको कुछ भी समझ नहीं आती ये लोग आखिर भाग क्यों रहे हैं। तभी वो अपने ऊपर देखता है तो उसके ऊपर एक मीटियोर आके गिरता है। ये बहुत बड़ा पत्थर होता है जो एक मॉन्स्टर ने फेंका होता है। वो फिर ये आगे और भी लोगों को पत्थर फेंकने लगता है उनके ऊपर, उनको मार रहा होता है। तब एक और मॉन्स्टर आता है जिसकी हर तरफ स्पाइक्स लगी होती है। वो नीचे आता है और आते साथ बगैर किसी मसले के इन सबको आधा आधा काट देता है। फिर और भी अलग अलग किस्म के मॉन्स्टर होते हैं जो ह्यूमंस को मारने लगते हैं। कुछ लोग भाग रहे होते हैं, कुछ बच जाते हैं। एमसी इन सबको देख रहा होता है, वो कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, मेरे फादर ने मुझे बताया था जब अपोकलिप्स आएगा तो हर तरफ खून होगा और हर तरफ चीखो पुकार होगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आता है, उसका साया इतना बड़ा होता है पूरे शहर में होता है। बताया जाता है कि पहले जो जगह बहुत पीसफुल थी वो अभी खून का समुद्र बन चुकी होती है। फिर हमें मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो एक शहर के साइज का होता है, वो जिस जगह पे पैर रखता है वहाँ पे तबाहियां हो जाती है, वो पूरी जगह को उसको खत्म कर देता है, इकोसिस्टम को। ये बंदा इतना बड़ा होता है, ये एक पाँव मारने से पूरे शहर में दरारें ले आता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये और भी मॉन्स्टर को बेचने लगते हैं और पूरी अर्थ को तबाह कर रहे होते हैं। एमसी कहता है मेरा फादर हर वक्त राइट था, वो हमेशा सही कहता था अपोकलिप्स आएगा, मुझे अपने फादर की बात माननी चाहिए थी और मेरी मदर भी डेड हो गई, मेरे फादर ने बिल्कुल सही कहा था। वो भी बाकी लोगों की तरह फ्रीज हो जाता है, तभी एक हाथ आके उसको पकड़ता है और सामने को खींचने लगता है। एमसी देखता है ये उसका फादर होता है जो उसको सामने की तरफ खींचने लगता है। वो कहता है मेरा फादर यहाँ पे कैसे आया, लेकिन तभी उनके पीछे सारे मॉन्स्टर पड़े होते हैं। एमसी पीछे मॉन्स्टर को देखता है, वो एक बच्चे को उसके सामने ही खा जाते हैं और उसका कुछ भी नहीं छोड़ते। एमसी डर जाता है, वो सामने उनके कट आते हैं और उसका फादर कट मारते हैं और सीधा दौड़ रहे होते हैं। उसका फादर तो फुल पार्कोर मार रहा होता है, वो कहता है मेरे पीछे आओ। एमसी भी पार्कोर मार के पीछे आता है। वो दोनों क्राउड के अगेंस्ट में, मतलब क्राउड के खिलाफ जा रहे होते हैं, लोग पीछे जा रहे होते हैं, वो सामने जा रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है हर तरफ मॉन्स्टर होते हैं, वो हर तरफ लोगों को मार रहे होते हैं, इधर उधर फजूल में ही हर तरफ लाशें बिछी हुई होती है। एमसी कहता है मुझे ये सबको इग्नोर मार के सामने चलना होगा। कुछ लोग तो इतने शौक हो जाते हैं उनसे हिला भी नहीं जाता और मॉन्स्टर आके उन्हें मार देते हैं। मॉन्स्टर सबको बेरहमी से मार रहे होते हैं। एमसी और उसका फादर एक पुल के ऊपर चढ़ते हैं, वो देखते हैं पीछे मॉन्स्टर उनका पीछा कर रहे होते हैं, पीछे उनके आ ही रहे होते हैं। वो दोनों ऊपर की तरफ दौड़ते हुए अपने फादर को कहता है फादर अगर हम ऐसे ही दौड़ते रहेंगे तो मॉन्स्टर हमें आराम से पकड़ लेंगे। उसका फादर कहता है चुप करो, मेरे साथ दौड़ते रहो, मेरे पास प्लान है। वो और उसका फादर दौड़ रहे होते हैं, नीचे तरफ मॉन्स्टर होते हैं। वो एमसी डर गया होता है, मॉन्स्टर उनके पीछे पड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी एमसी एक जगह पर सुन्न हो जाता है, वो एक जगह पे खड़ा रह जाता है। हमें दिखाते हैं कि नीचे से एक मॉन्स्टर ने उसके पाँव पकड़ लिए होते हैं, वो उसके पाँव को जोर से दबाने लगता है और उसका खून निकालने लगता है। एमसी दर्द में होता है। एमसी
कहता है अगर मैंने अभी इसको खुद से नहीं छुड़ाया तो मैं मर जाऊंगा। फिर उसका फादर एक गाड़ी का दरवाजा लेके आता है और उस मॉन्स्टर के पाँव को काट देता है। वो मॉन्स्टर चीखता वो नीचे गिर जाता है। उसका फादर फिर एमसी के पास आता है। एमसी गुर्रा रहा होता है। फिर वो देखता है कि उसके पाँव में बहुत ज्यादा चोट लगी होती है। वो मॉन्स्टर उनकी तरफ फुल स्पीड से बढ़ रहे होते हैं गाड़ियों को चकनाचूर करते हुए। एमसी घुटनों पे खड़ा होता है। एमसी कहता है मुझे दौड़ना पड़ेगा जो मर्जी हो जाए। वो दौड़ रहा होता है लेकिन वो जितना दौड़ता है उतना उसको एहसास होता है कि ये मॉन्स्टर हमारे करीब होते जा रहे हैं। एमसी के घुटनों में दर्द होता है तो एमसी सामने को गिरता है, उसको रगड़ लगती है। वो जब ऊपर देखता है तो उसका फादर उसको घूर रहा होता है। एमसी अपने फादर को कहता है आप यहाँ से भाग जाओ, आप खुद को बचा लो, मैं तो वैसे भी मरने वाला हूँ। उसका फादर इसको इग्नोर मार के सामने को चल रहा होता है। एमसी कहता है मैं अपने फादर से ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, उसने जिंदगी भर मुझे इग्नोर मार के मुझे जेल में बंद किया है, मैं तो यही पे मरने वाला हूँ। तभी उसका फादर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है उठ जाओ, हम यहाँ से भागने वाले हैं। वो एमसी बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। एमसी कहता है आखिर आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो? अगर यहाँ पे दौड़ने भी लग गया तो मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा क्योंकि मेरे पाँव में चोट लगी है। उसका फादर कहता है तुम सरवाइव कर सकते हो क्योंकि मेरे पास प्लान है। एमसी कहता है आप कैसे प्लान बना लिया आपने? उसका फादर उसको थोड़ी सी स्माइल देता है जिस पर एमसी को उसके पुराने दिन याद आ रहे होते हैं। एमसी अपने फादर का हाथ पकड़ लेता तो उसका हाथ पकड़ के उसका फादर उसको पीछे फेंक देता है। कहता है यहाँ से भागो। एमसी पीछे को मुड़ता है। एमसी कहता है मैं प्लान पेशना भूल गया। वो अपने फादर कहता है आपने मुझे प्लान नहीं बताया, लेकिन तभी उसको अपने हाथ में कुछ महसूस होता है। उसका फादर कहता है पीछे मत मुड़ो और सीधे को दौड़ते जाओ। एमसी सीधे को दौड़ता जाता है लेकिन एमसी दौड़ते दौड़ते जितना एमसी दौड़ रहा होता है उतनी वहां के ब्रिज खराब हो रहा होता है। एमसी फिर देखता है तो ब्रिज की शेडोज आ रही होती है। वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो ब्रिज पूरा टूट जाता है। ब्रिज टूट के चकनाचूर होकर नीचे को गिरता है। ब्रिज के साथ मॉन्स्टर्स भी गिरते हैं और एमसी का फादर भी गिरता है। एमसी हाफ रहा होता है। एमसी कहता है आखिर ब्रिज को क्या हुआ, ब्रिज क्यों गिर गया और मेरा फादर कहाँ पे है? क्या ये नहीं हो सकता, मेरा फादर क्या मर हुआ? आखिर वो मर तो नहीं गया, आखिर उसका यही प्लान था क्या वो बच गए होंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता वो इतनी ऊपर से गिर के बच गए होंगे। आखिर उन्होंने जो प्लान बताया था क्या यही उनका प्लान है? आखिर उन्होंने पूरी जिंदगी मुझे टॉर्चर क्यों किया? अगर वो मुझसे इतना प्यार करते थे। उसकी टांगे कांपने लगती है, फिर वो वहीं पे नीचे गिर जाता है। फिर वो कहता है अब मैं क्या करूंगा, जिंदगी भर मैं उधर ही बंधा रहा हूँ, मुझे बाहर का कुछ भी नहीं पता। मुझे बाहर जाने का हमेशा से शौक था, मैं बाहर की लाइफ देखना चाहता था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी पीसफुल नहीं है। यहाँ हर तरफ तबाही है और ये तो उससे भी ज्यादा बुत्तर है जो मैं नीचे ट्रेनिंग करता था। और जो मेरी मदर है मुझे उसको ढूंढने के भी चांसेस नजर नहीं आ रहे। आखिर मैं क्या करूँ? एमसी रोने लगता है। एमसी कहता है आखिर फादर को इतनी दूर तक मुझे बचाने के लिए जाने की क्या जरूरत थी? मुझे अपने फादर की जरूरत है। वो अपने फादर की हेल्प मांगता है लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उसके फादर ने उसका हाथ पकड़ा होता है। जब वो अपना हाथ खोल के देखता है तो उसमें चिट्ठी होती है। जब वो चिट्ठी को देख के पढ़ता है तो वो रोना बंद कर देता है। तभी वो देखता है कि सामने पुल में से एक मॉन्स्टर ऊपर को खड़ा होकर निकलता है। एमसी उस मॉन्स्टर को देखकर डर जाता है और वो पीछे को भागने लगता है, लेकिन उसके पाँव में बहुत ज्यादा पेन होती है जिसकी वजह से उसका स्टेमिना चला गया होता है। वो एक रिम को पकड़ के ऊपर से छलांग मार देता है जिस पर मॉन्स्टर भी पीछे से छलांग मार देता है। दोनों ब्रिज से नीचे गिरते हैं। एमसी नीचे ब्रिज से गिर के नीचे लोटपोट होकर इस तरफ गिरता है। मॉन्स्टर दूसरी तरफ लोटपोट होता है। एमसी थोड़ी बहुत बची जान से उठने की कोशिश करता है लेकिन उसका स्टेमिना पूरी तरीके से खत्म हो चुका होता है। वहाँ पे मॉन्स्टर सीधा हो जाता है। मॉन्स्टर कहता है अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। एमसी कहता है क्या ये मेरा अंत है, क्या मैं यहाँ पे मर जाऊंगा? एमसी कहता है मैं यहाँ पे नहीं मर सकता। फिर एमसी अपने हाथ की चिट्ठी खोलता है। वहाँ पे लिखा होता है तुम्हारी माँ जिंदा है, जिस पर एमसी कहता है आखिर जाके मेरा अब्बू इस वक्त मुझे क्यों बता रहा है कि मेरी मदर जिंदा है? अब अपनी मदर को ढूंढना पड़ेगा। उधर से मॉन्स्टर एमसी की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन एमसी के पास अब उम्मीद होती है, इसलिए एमसी खड़ा हो जाता है। उसके पूरे बदन में ताकत आ जाती है। एमसी कहता है मुझे अब जिंदा रहना पड़ेगा। लेकिन जब वो मॉन्स्टर की तरफ देखता है वो कहता है आखिर मैं इस बला को कैसे हराऊंगा? उसको अपने फादर का लेसन याद आता है। उसका फादर बता रहा होता है कि कभी भी इंसान मॉन्स्टर से लड़ाई नहीं कर सकता क्योंकि इंसान वीक है, उसके पास नॉलेज नहीं है। एमसी इसको देखकर डर रहा होता है। मॉन्स्टर भरता है तो उसके फादर का दोबारा लेसन आता है। वो बताता है लेकिन एक बात है, इंसान कभी भी मॉन्स्टर से लड़ाई नहीं करता, चाहे वो जितनी बड़ी कोशिश कर ले वो नहीं लड़ सकता। एमसी कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं इससे लड़ूंगा कैसे? वो अपना पंच लेकर मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ता है। एमसी अपने फादर को आवाज लगाता है। वो कहता है अगर मैं कुछ भी नहीं कर सकता तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? एमसी बस अपनी डेथ कबूल करके खड़ा हो जाता है लेकिन तभी टाइम रुक जाता है। एमसी के जब पंच करीब आता है तो टाइम रुक जाता है। उसका फादर पीछे से आता है। उसका फादर कहता है क्या तुम भूल चुके हो मैंने तुम्हें लड़ाई करने की कितनी ज्यादा तरकीबें सिखाई हैं? तभी एमसी के दिमाग में सारी तरकीबें वापस आने लगती है। एमसी का दिमाग तरकीबों से भर रहा होता है। वो पंच को साइड होकर डॉज कर लेता है लेकिन जो पंच की फोर्स होती है मोमेंटम की वजह से मॉन्स्टर आगे को फेंका जाता है। मॉन्स्टर खुद को रोकता है नीचे गिरने से, क्लिफ से। मॉन्स्टर खुद को रोकता है तभी पीछे एमसी खड़ा होता है। वो ये सब कुछ देख के हैरान हो चुका होता है। वो देखता है कि मॉन्स्टर दोबारा हमला करने के लिए तैयार होता है लेकिन तभी उसके अपने फादर के विजन्स आने लगते हैं। उसका फादर कह रहा होता है तुम्हें एक चीज है जो दूसरों से अलग
करती है, वो है तुम्हें सर्वाइवल करने की टेक्निक जो मैंने सिखाई है। तुम्हें पता है वहाँ पे कैसे सर्वाइव करना है। एमसी तभी तैयार हो जाता है। फिर एमसी नीचे झुक के एक फाइटिंग स्टैंस ले लेता है जो उसके फादर ने इसे सिखाया होता है। एमसी फाइटिंग स्टैंस लेकर लड़ाई के लिए तैयार हो चुका होता है। दूसरी तरफ से मॉन्स्टर दौड़ा दौड़ा एमसी की तरफ आता है, लेकिन एमसी की आंखें ग्लो कर रही होती है। एमसी को उसका पंच आते हुए डॉज कर लेता है। फिर वो पीछे से स्पाइक्स को पकड़ता है जो थोड़ी देर पहले उसने देखी होती है। वो उसके पकड़ के उखाड़ लेता है। फिर वो आगे को बढ़ने लगता है। मॉन्स्टर पीछे देख के दोबारा अटैक करने लगता है, लेकिन एमसी ऊपर से घूम के डॉज कर लेता है। एमसी अपने हाथ की स्पाइक्स पकड़ता है, उसको कस के फिर इस मॉन्स्टर के सर में घुसा देता है, जिससे वो मॉन्स्टर मर जाता है। फिर हमें कुछ शहर का दूसरा हिस्सा दिखाया जाता है जहाँ पे मॉन्स्टर इधर उधर मंडरा रहे होते हैं। वहाँ पे इधर उधर पत्थर टूटे हुए भी होते हैं, बिल्डिंग के चूरे पड़े हुए होते हैं। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कुछ सर्वाइवर्स होते हैं जो बड़ी मुश्किल से बचे हुए होते हैं। एक दोस्त होती है, वो दूसरे दोस्त को कहती है कि अभी तक यहाँ पे पुलिस क्यों नहीं आई हमें बचाने के लिए। वो तो हम लकी थे इसलिए हम यहाँ पे छुप गए। अभी हमारे पास खाने पीने का सामान खत्म हो रहा है, हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं बचा। वो अपने दूसरे दोस्त की तरफ देखती है, लेकिन उसका दोस्त कोई जवाब नहीं देता। वो उसको कहती है अभी हमें सर्वाइव करना होगा। वो ऐसे ही बातें कर रही होती है, तभी साइड में से एक और बंदा आता है। वो आके उस लड़की को कहता है ओए तुम हमें यहाँ पे अनकंफर्टेबल कर रही हो, तुम आखिर अपने दोस्त से क्यों बातें कर रही हो। जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं यहाँ पे जोर से आवाजें नहीं लगा रही हूँ, तुम्हें कैसे अनकंफर्टेबल हो रहा है। जिस पर हमें दिखाया जाता है कि उसका दोस्त आधे से ज्यादा कर चुका होता है और मर चुका होता है। जिस पर वो बंदा कहता है चलो मेरी बात माइंड नहीं करो। वो बंदा वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी साइड में एक येलो बाल वाली छोटी बच्ची दिखाई जाती है जो उस बंदे को कहती है कि मुझे यहाँ कहीं पे भी खाना नहीं मिल रहा। जिस पर वो बंदा कहता है अगर हमें यहाँ पे सर्वाइव करना है तो हमें कहीं से तो खाना ढूंढना पड़ेगा। जिस पर वो लड़की कहती है हमने सब जगह चेक कर लिया, लेकिन एक जगह हमने खाना चेक नहीं किया। तुम लोग टेंशन मत लो, मैं उधर चेक करूंगी और मुझे यकीन है कि मुझे लाजमी वहाँ से खाना मिलेगा और हम सबको खिलाएंगे। जिस पर वो बंदा स्माइल करने लगता है, वो उसका शुक्रिया करता है। वो कहता हम सब यहाँ पे मॉन्स्टर से बचते यहाँ पे थक चुके थे, लेकिन हम सब में तुम्हें बच्ची हो जो यहाँ सबका ध्यान रख रही हो, मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ। जिस पर वो लड़की सर हिलाती है। वो कहती है इसमें मेरी कोई बात नहीं। जिस पर वो उसकी और तारीफें करने लगता है। वो कहता है तुम्हारा झोंक और जज्बा और तुम्हारी वो काइंडनेस बहुत ज्यादा है। जिस पर वो लड़की चुप हो जाती है और वो कुछ बोल नहीं सकती आगे। वो वहाँ से उठ के कहीं और जाती है। फिर उसे वहाँ पे दो बंदे मिलती है। वो उनसे जाके पूछती है क्या तुम्हारे पास कुछ खाना पड़ा है। जिस पर वो एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, फिर वो अपने कचरे में हाथ डालते हैं। वहाँ में से उनको एक सैंडविच मिलता है, जिसे देखकर वो लड़की खुश हो जाती है, लेकिन वो तभी वो सैंडविच फाड़ने लगती है। जिस पर वो लड़की उन्हें रोकने तो लगती है, लेकिन वो दोनों खा जाते हैं। जिस पर वो लड़की कहती है हमने तो कहा था कि हम आपस में एक दूसरे के साथ फूड शेयर करेंगे। जिस पर वो दोनों कहते हैं कि ये तो वो लोग बातें कर रहे थे, हम उनके बातों में नहीं आते, हम अपना खुद खाते हैं। जिस पर वो लड़की कहती है तुमने तो परसों उनके हिस्से में से भी खाना खाया था ना। जिस पर वो दोनों कहते हैं हम दोनों को पता नहीं है। जिस पर ये लड़की अपने दांत घिसने लगती है। वो कहते हैं मैं तुम दोनों की रिपोर्ट जाके उन सबको करूंगी। जिस पर वो सामने वाला बंदा खड़ा हो जाता है। वो छोटी बच्ची को धमकियां देने लगता है। वो कहता है हिम्मत है तो जाके बता के दिखाओ। जिस पर वो लड़की कहती है तुम्हारे अब ये कहने का कोई फायदा नहीं है, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी और मैं इस काम में बहुत ज्यादा अच्छी हूँ, मैं यहाँ से भागने में। जिस पर वो बंदा कहता है हाँ। तभी उन्हें पीछे से एक जोर की चीखने की आवाज आती है, जिसे देखकर वो सब डर जाते हैं। जिस पर वो कहता है ये काफी दूर से आई होगी, हम दोनों यहाँ पे फजूल में डर रहे हैं। जिस पर वो बंदा कहता है हाँ मैं भी फजूल में डर गया। लेकिन जब वो अपनी साइड में देखता है तो वो देखता है कि वो छोटी बच्ची कांप रही होती है। वो नीचे बैठ चुकी होती है, उसके कांप के बुरा हाल हो चुका होता है। जिस पर वो बंदा हंस रहा होता है। वो कहता है थोड़ी देर पहले तुम इतना एटीट्यूड दिखा रहे थे, आखिर तुम्हारा एटीट्यूड कहाँ पे गया, क्या गई तुम्हारी वो फुर्ती। तभी वो देखते हैं कि उन दोनों ने वहाँ पे खाना छोड़ दिया होता है। वो उस खाने को लेकर उस बंदे के पास जाती है। जिस पर वो बंदा पूछता है क्या तुमने उस जगह पे ढूंढा। जिस पर लड़की कहती है हाँ मैंने ढूंढा। फिर वो बंदा पूछता है वो क्या तुम्हें वहाँ पे कुछ मिला। लड़की ने अपने जेब में बंद छुपाया होता है, उसका पेट गुर्रा रहा होता है। वो कहती है नहीं मैं कुछ नहीं ढूंढ पाई। जिस पर वो बंदा कहता है हाँ मुझे भी कोई हैरानी नहीं है, वैसे भी तो हम सब जिंदा, ये काफी है। वो कहता है कि पीछे से एक मॉन्स्टर आता है और उसके साथी को मार देता है। लड़की नीचे बैठ जाती है, लड़की कांप रही होती है। लड़की जब सामने देखती है तो मॉन्स्टर उस बंदे के पीछे पड़ा होता है। वो बंदा मरने वाला होता है, वो उससे मदद मांग रहा होता है। वो लड़की की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन लड़की वहां से दौड़ जाती है। वो कहता है आखिर तुम मेरी मदद क्यों नहीं करी। जिस पर लड़की कहती है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था मैं कोई अच्छी पर्सन नहीं हूँ, तुम मुझे वैसे ही अच्छा समझ रहे हो। मैं अभी दो चीजें कहना चाहता हूँ। एक तो ये भाई की जुबान इतनी काली, ये जिंदा रहने की इसने बात की, पीछे इसका दोस्त भी मर गया और ये भी मरने वाला हो गया। दूसरा ये भाई के साथ मोए मोए हो गया, आखिर इसने एक लड़की के पे भरोसा कर लिया और इसको धोखा मिल गया। इसीलिए कहते हैं देखो गाइस लड़कियों पे भरोसा नहीं करते, आप लोग भी नहीं करना ये गलती। फिर हमें वो कपल दिखाया जाता है जो हमें पहले दिखाया गया होता है। उसमें से लड़की पीछे देख रही होती है, उसका गंजा दोस्त कहता है पीछे नहीं देखो सीधा दौड़ो। तभी उन्हें सामने लड़की दौड़ते हुए नजर आती है। वो छोटी लड़की को देख के कहते हैं चलो हाँ ये अच्छी बात है, ये सामने मॉन्स्टर की तरफ जा रही है, हम इसको अपनी बेट की तरह इस्तेमाल करेंगे। वो लड़की सीधा को जा रही होती है मॉन्स्टर की तरफ, जिस पर पीछे वो कहते हैं देखो ये कितनी बेवकूफ है। वो मॉन्स्टर अपनी पूंछ ऊपर से मारने लगता है। वो हमें तो ऐसा लगता है ये लड़की मर जाएगी, लेकिन तभी हमें उस लड़की की आंखें दिखाई जाती है। वो लड़की ऊपर से कूदती है और अपने एक्रोबैटिक स्किल से वहां से निकल रही होती है। उसे देखकर वो पीछे दो बंदे भी शॉक हो जाते हैं। वो लड़की वहां से बड़े आसानी से निकल जाती है। फिर उन लोगों को वहां पे छोड़ के
दौड़ जाती है। फिर उस बंदे को याद आता है कि इस लड़की ने इसको बताया होता है कि ये भागने में बहुत स्पेशल है। ये पर ये कहता है मुझे पता है, इसने ब्लफिंग नहीं किया, ये सच बोल रही थी, इनको क्या पता इनके एल लग गए और इनके पीछे मॉन्स्टर खड़ा है। फिर हमें वो लड़की दिखाई जाती है जो एक कोने पे जाके बैठ चुकी थी, वो वहाँ पे गिर जाती है। लड़की कहती है चलो मुझे लगता है वो मॉन्स्टर ने मुझे छोड़ दिया होगा। तभी वो अपने बगल में देखती है, वहाँ पे एमसी होता है। वो उसे देखकर डर जाती है और उसको नीचे धक्का दे देती है। उसको लगता है ये लाश है, लेकिन वो एमसी की आवाजें निकलती हैं जिस पर उसे पता लग जाता है ये जिंदा इंसान है। तभी उनकी बुरी किस्मत होती है, उनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देखकर वो लड़की डर जाती है, वो कांपने लगती है। वो देखती है कि एमसी नीचे पड़ा है, वो एमसी को कॉलर पकड़ के एमसी को खींच के अंदर छुपा लेती है। फिर इनकी किस्मत अच्छी होती है कि वो मॉन्स्टर वहां से जाने लगता है, जिस पर वो लड़की को थोड़ी रिलीफ हो जाती है। लड़की कहती है चलो अब के लिए अच्छा है, वो मॉन्स्टर यहाँ से चला जा चुका है। तभी वो एमसी का हाल देखने के लिए नीचे को झुकती है, लेकिन वो उन दोनों की आंखें आपस में मैच होती है। फिर अख लड़ी बद्दी हो जाती है। तभी एमसी को उस लड़की को देखता है, फिर वो लड़की चीख मार देती है और एमसी वहां से जल्दी से दौड़ता है। एमसी दूसरी तरफ जाके अपना स्टैंड ले लेता है। एमसी कहता है आखिर तुम कौन और तुम मेरे साथ क्या कर रही थी, जिस पर वो लड़की थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। एमसी कहता है एमसी को दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि उसके फादर ने कहा था किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना। वो लड़की कहती है मैं तुम्हें मॉन्स्टर से छुपा रही थी, लेकिन फिर उसको अपने फादर की बातों पर यकीन आता है कि उसके फादर कहता है कि तुम्हें मॉन्स्टर पे और इंसानों पे ट्रस्ट कभी भी नहीं करना। मेरे फादर ने हमेशा मुझे सही कहा था, मुझे किसी भी ह्यूमन के क्लोज नहीं जाना वरना वो मुझे बहुत नुकसान देगा। वो एमसी उस लड़के को कहता है आखिर मैं तुम्हारा बिलीव कैसे करूं। तभी उसके पेट में दर्द होने लगती है, उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है। एमसी कहता है ये बहुत बुरा हुआ, मैंने 5 दिन पहले बेसमेंट में खाना खाया था, लेकिन मैंने अपनी जितनी भी जान बचा के रखी थी वो मॉन्स्टर की वजह से खत्म हो चुकी है। अभी मैं ह्यूमन कॉन्टैक्ट में भी आ चुका हूँ, आखिर मैं अपनी इस हिफाजत कैसे करूंगा। जिस पर वो लड़की एमसी को देखती है, एमसी को कहती है मेरे पास खाना नहीं है। जिस पर एमसी कहता है ये तुम किस बारे में बात कर रही हो, मैंने ऐसा कुछ तुमसे पूछा नहीं। वो लड़की कहती है नहीं मैं ये बस तुम्हें वैसे ही बता रही थी। तभी टेंशन में उसकी जेब में से एक ब्रेड गिर जाता है, जिस पर वो लड़की डर जाती है। एमसी पूछता है आखिर ये क्या चीज है, जिस पर वो लड़की अपना कवर अप बताने लगती है। लड़की इधर उधर बहाने करने लगती है। एमसी कहता है आखिर ये ह्यूमन किसने क्या ड्रॉप किया ये नीचे, ये खाना होता है। जिसे देखकर एमसी की भूख और भी तेज हो जाती है। एमसी उस लड़की से पूछता है क्या ये खाना है, जिस पर वो लड़की मना कर देती है। एमसी कहता है चलो मुझसे गलती हो गई होगी, लेकिन वो फिर लड़की फिर भी बहाने बनाने लगती है। वो कहते हैं ये लड़का कितना बेवकूफ है, ये खाने को देख के भी पहचान नहीं पा रहा, मैं तो बड़े आराम से यहाँ से निकल सकती हूँ। लेकिन तभी एमसी को कुछ क्लिक होता है। एमसी उसको कहता तुम झूठ बोली, तुम झूठी हो, जिस पर वो लड़की भी शौक हो जाती है। एमसी कहता तुम्हें क्या लगा मैं क्या तुम्हारा भरोसा करूंगा, मेरे फादर ने कहा कभी भी ह्यूमन का भरोसा नहीं करना और ह्यूमन झूठ बोलते रहते हैं। जिस पर वो लड़की टेंशन में आ जाती है। लड़की कहती है मैंने इसको कम समझ लिया, आखिर ये बहुत मुझे लगा कि ये कोई बेवकूफ बंदा है, लेकिन इसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज है, इसने मुझे झूठ बोलते हुए पकड़ लिया। एमसी कहता है मुझे ये खाना इससे लेना पड़ेगा, अगर ये खुद मुझे नहीं देती तो मुझे इससे जबरदस्ती लेना पड़ेगा, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। लेकिन वो अपने ब्रेड का आधा टुकड़ा एमसी को दे देती है, जिस पर एमसी का रिएक्शन तुम देख ही सकते हो, जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच देखकर अवाम का रिएक्शन हुआ था। तभी वो कहती है मैं ये आधा ब्रेड दे सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकती हूँ, मैंने खुद भी खाना है। जिस पर एमसी शौक हो जाता है। एमसी कहता है ये आधा ब्रेड में मुझे क्यों दे रही है, इस पर इसी को नुकसान है। वो लड़की कहती है तुम्हें मेरा बदला भी चुकाना होगा, इसका 4 गुना ज्यादा चुकाना होगा जो मैंने तुम्हारी इतनी ज्यादा हेल्प की है। जिस पर एमसी कहता है ठीक है मैं समझ गया। फिर एमसी वहां से जाने लगता है। वो लड़की पूछती है आखिर तुम कहाँ पे जा रहे हो, जिस पर वो एमसी कहता है मैंने खाना खा लिया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिस पर वो लड़की कहती है आखिर तुम कहाँ पे जा रहे हो, यहाँ पे कोई भी जगह नहीं, हर तरफ मॉन्स्टर है, हमें यहीं पे रहना चाहिए क्योंकि ये मेरे एरिया और मुझे यहाँ सब गलियों का और जगह का पता है, मैं यहाँ पे रही हूँ। जिस पर वो एमसी को कह रही होती है। तभी एमसी के वो जाके लगती है एमसी के, वो फिर एमसी को कहते हैं आखिर तुम इतनी अचानक से रुक क्यों गए। जिस पर एमसी पीछे को मुड़ता है। एमसी कहता है तुम अगर यहाँ पे पड़ी बड़ी हो तो तुम्हें तो पता होगा कि यहाँ पे रास्ते कहाँ पर है और कौन सी जगह कहाँ पर है। जिस पर वो लड़की कहती है हाँ मुझे पता है। वो कहते हैं फिर मुझे सबवे का रास्ता बताओ। फिर वो दोनों सबवे छुपा के जाने लगते हैं कैसे भी करके। फिर हमें वो लड़की दिखाई जाती है, वो लड़की अफसोस कर रही होती है। वो कहते हैं आखिर मैंने अपना ब्रेड इसको शेयर क्यों किया, आखिर मैं इसके साथ यहाँ पे क्यों पहुंच गई। लेकिन वो परेशान भी होती है। वो एमसी से पूछता है आखिर तुम सबवे पे क्यों जाना चाहते हो। जिस पर एमसी बताता है कि सबवे पे हमें बचने के लिए काफी ज्यादा सामान मिलेगा, खाना वगैरह भी मिलेगा और हम अंडरग्राउंड ट्रैवल भी कर सकते हैं वहां से मॉन्स्टर से छुप के भी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्योंकि सबवे अंडरग्राउंड होता है तो मॉन्स्टर्स को ह्यूमन को डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, हम वहाँ पे सेफ रहेंगे। जिस पर वो लड़की कहते हैं ये बहुत ज्यादा अजीब है। वो ऐसे बात करता है जैसे वो कुछ जानता है। और दूसरी बात उसको ब्रेड का भी पता नहीं लगा जब वो ब्रेड वहाँ पे गिर गई। फिर वो वहाँ पे पहुंच जाते हैं। फिर उसको वो सबवे नहीं मिल रहा था। लड़की कहती है इसको यही कहीं पे होना चाहिए था। फिर हमसे उसको कहता है कि तुम क्या मुझे धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रही, तुमने कहा था यही पे होगा। जिस पर वो लड़की गुस्सा हो जाती है। वो कहती है मैं तुम्हें क्यों धोखा दूंगी। वो लड़की फिर कहने लगती है मैं यहाँ पे ढूंढती हूँ, तुम मेरा थोड़ा इंतजार करो। लेकिन तभी उसको एक बंदा डरा देता है। वो साइड में से एक बूढ़ा बंदा आता है। वो कहता तुम यहाँ पे शोर मत करो। जिस पर वो लड़की डर के चीख तो मारती है, लेकिन मुंह पे हाथ रख के साइलेंस ही चीख मारती है। वो बंदा उनको बताता है कि तुम जो ढूंढो वहाँ पे मैं ले जाऊंगा। एमसी पूछता है आखिर तुम कौन हो। जिस पर वो बंदा कहता है ये बुरी बात है बच्चे, हम बाद में अब एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करते हैं, तुम मेरे साथ अभी चलो। वो दोनों उसके साथ चलने लगते हैं। वो बताता है कि चलो यार नीचे सबवे है। फिर वो उन्हें टूटी फूटी सी जगह पे लेके जाता है। फिर उन्हें वहाँ पे लिफ्ट मिलती है। वो लिफ्ट से नीचे को जा रहे होते हैं। वहाँ पे
पे बहुत सारे बंदे होते हैं। वो लड़की कहती है आखिर यहाँ पे इतने सारे बंदे की वजह में इतने ज्यादा बंदे आमतौर पर यहाँ पे दिखने को नहीं मिलते। जिस पर वो बूढ़ा बंदा बताने लगता है जब अपोकलिप्स आया तो सब यहाँ पे डर गए, किसी को कुछ भी नहीं मिला, तभी मुझे यहाँ पे रैंडम से ही जगह मिल गई, ये मेरी पूरी किस्मत से मिली है। फिर मैं यहाँ पे आके छुप गया। अब मैं मेडिसिन ढूंढने के लिए ऊपर आता था तो मैंने तुम्हारी आवाज सुन ली, फिर मैं तुम्हें यहाँ ले आया। एमसी वहाँ पे आसपास बंदों को देख रहा होता है। एमसी सोचता है कि मैंने तो अपना बेस बनाने के लिए सोची थी ये सबवे को, लेकिन यहाँ पे हर किस्म के बंदे हैं। कुछ बंदे यहाँ पे डर गए हुए हैं, बहुत ज्यादा डर गए हुए हैं। दूसरी तरफ कुछ बंदे अपनी इविल साइड शो कर रहे हैं, सबको एटीट्यूड दिखा रहे हैं। तीसरे कुछ ऐसे बंदे भी हैं जिनके बारे में कुछ नहीं, मैं नहीं जानता। आखिर जितने ज्यादा ह्यूमंस मेरे आसपास होंगे उतना ज्यादा मेरा रिस्क बढ़ जाएगा अपनी लाइफ बचाने के लिए। लेकिन इन सब में कोई भी एक ऐसा भी बंदा नहीं है जो मेरी लाइफ को खतरा दे सके। मैं किसी बंदे को सेंस करता हूँ, जैसे मैं मॉन्स्टर को सेंस कर सकता हूँ। कोई भी मुझे आराम से अटैक नहीं कर सकता। मेरे फादर ने ओरा भी सिखाया है कैसे लड़ना है। मेरे पास अपने फादर का ओरा भी है। भाई गाइस, जो मर्जी इसका फादर एकदम बैडएस है। मुझे तो ये लगता है इसका फादर बैडएस है। अगर आपको भी ये लगता है तो कमेंट कर दें। उसके बाद आगे कहानी चलने लगती है। एमसी कहता है लेकिन यहाँ पे अभी कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो इसके लिए खतरा हो, क्योंकि मुझे सेंस हो जाता है कोई भी अगर मेरे लिए कोई बुरी थॉट लगता है, और अगर कोई मेरा दुश्मन बन भी गया तो मैं उन सबको आसानी से मार सकता हूँ। एमसी की सोच तभी वो बुरा बंदा खास के काट देता है। वो कहता है अभी इंट्रोडक्शन का वक्त है। मेरा नाम है भुवन भोंग, मैं यहाँ पे एक डॉक्टर हूँ और तुम अपने बारे में मुझे बताओ। तभी वो डॉक्टर साहब बताने लगते हैं कि मैं ऊपर मेडिसिन ढूंढने आया था, वहाँ पे तुम दोनों मुझे मिले, अब जल्दी से अपने नाम बताओ। एमसी कुछ नहीं बोलता तो वो लड़की घबराते हुए अपना नाम बता देती है। वो कहती है मेरा नाम हारू है। जिस पर डॉक्टर कहता है हारू ये तो बहुत अच्छा नाम है, और तुम्हारे कपड़े देख के मुझे लगता है तुम स्कूल भी जाती थी, वो वाले स्कूल। वो एक स्कूल का नाम लेता है। जिस पर लड़की कहती है तुम्हें मेरे स्कूल का कैसे पता। जिस पर डॉक्टर कहता है स्कूल के करीब ही मेरा हॉस्पिटल था। जिस पर वो लड़की कहती है वहाँ पे तो कोई हॉस्पिटल नहीं था, मुझे तो याद नहीं है। जिस पर वो बंदा दूसरे लड़के एमसी को देखता है। वो एमसी के कपड़े देख के कहता है तुम बहुत ज्यादा मुश्किलों से गुजरे हुए होगे। एमसी को फिर वो उसका नाम पूछता है। एमसी कहता है मेरा कोई नाम है ही नहीं, मैंने रखा ही नहीं। जिस पर वो परेशान हो जाता है। एमसी कहता है मेरा कभी कोई नाम रखा नहीं गया और ना कुछ नाम से पुकारा है। जिस पर डॉक्टर साहब को लगता है ये मजाक कर, और वो हंसने लगता है। वो कहता है मुझे अगली बार बता देना। तभी साइड में से एक बंदा दौड़ता दौड़ता आता है, कहता है डॉक्टर साहब इमरजेंसी, इधर आओ। जिस पर वो उधर जाता है तो उसे एक बंदा जख्मी मिलता है। वो कहता है तुम्हारा खून की कमी हो गई और तुम्हारा खून निकलना बहुत ज्यादा हो गया, ये पिछली बार से बहुत ज्यादा हो गया, अभी हमें सर्जरी करनी पड़ेगी वरना तुम इन्फेक्शन से मर जाओगे। तभी बोंग अपना कोट खोलता है तो उसके पास हर एक सर्जरी का सामान होता है। ये डॉक्टर साहब है, कोई सफाई वाला है जो इस तरह कुछ सामान रखा हुआ है इसने। एमसी कहता है मैंने डॉक्टरों के बारे में पढ़ा हुआ है किताबों में। डॉक्टर वो नहीं कहते जो पैसे लेते हैं बंदों का इलाज करने के लिए, लेकिन ये अपोकलिप्स से यहाँ बंदा पैसे नहीं दे सकता, तो ये डॉक्टर क्या लेगा। एमसी डॉक्टर साहब से पूछता है डॉक्टर साहब आप इसको बचाने का क्या लोगे। जिस पर वो सारे शौक होकर देखने लगते हैं। जिस पर वो बंदे पूछते हैं डॉक्टर साहब क्या लोगे, तो फिर वो डॉक्टर साहब कहता है मैं ऐसे वैसे पैसों के लिए ये काम नहीं करता, मैं इंसानों को बचाने के लिए काम करता हूँ और फिक्र नहीं करो मुझे पैसे नहीं चाहिए। जिस पर वो बंदा डॉक्टर साहब को फरिश्ते की तरह देखता है, उसे गले लगा लेता है और फिर रोने लगता है। एमसी कहता है आखिर ये ह्यूमन इसकी मदद क्यों कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रही। क्या ये सारे ह्यूमन इसी तरह स्टूपिड होते हैं या इनका कोई ये रवैया होता है आपस में एक दूसरे के साथ। एमसी को परेशान हुआ होता है। उसके बाद डॉक्टर उसको कहता है तुम टेंशन मत लो, अगर तुम टेंशन लोगे तो तुम्हारा खून बढ़ जाएगा और तुम्हारी ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगी। तभी वो बंदा कुछ देख के हैरान हो जाता है। वो देखता है कि ये डॉक्टर जानवरों का डॉक्टर होता है। ये इसके साथ मोई मोई हो जाता है। गाइस देखो मोई मोई हो गया। सारे कमेंट्स में एक बार मोई मोई और रेस्ट इन पीस इस बंदे के लिए लिख दो। उसके बाद डॉक्टर कहता है तुम थोड़ा पीछे हो, इसमें थोड़ा दर्द होगा तुम्हें, लेकिन तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा। वो बंदा घबराने लगता है। वो कहता है रुको एक मिनट रुको। डॉक्टर नहीं रुकता। डॉक्टर कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। डॉक्टर अपना चाकू तैयार कर लेता है। वो बंदा पूरा घबरा जाता है, उसकी फटके चार हो जाती है। वो कहता है तुम जानवरों के डॉक्टर हो, तुम मेरा इलाज कैसे कर सकते हो। जिस पर वो डॉक्टर को भी पसीने आने लगते हैं। डॉक्टर साहब फिर बहाने बनाने लगता है। वो कहता है हर कोई इंसान जानवर की तरह ही होता है, मैं आराम से इसका इलाज कर सकता हूँ, एक बार इसकी शक्ल तो देखो, मुझे इस पर शक हो रहा है। फिर वो बंदा घबरा के इधर उधर हिलने लगता है। वो डॉक्टर साहब कहते हैं इसकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो रही है, जल्दी से मुझे बेहोशी की दवाई दो। जिस पर वो लड़की कहती है हमारे पास ऐसी कोई चीज यहाँ पे नहीं है। तभी वो साइड से ईंट उठाता है और उसके सर पे मार देता है। कहता है गुड नाइट ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, गटर की टट्टी बड़े मजेदार। तभी एमसी वहाँ पे सोच रहा होता है नहीं मैं गलत सोच रहा था, ये जो से ह्यूमन से ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे इनसे बच के रहना पड़ेगा। एमसी फिर इधर उधर भटकते हुए कोने में बैठ जाता है। फिर कहता है फाइनली मुझे थोड़ी शांति मिली। एमसी कहता है ये मेरा बेस्ट डिसीजन था कि मैं सर्जरी को ना देखूं। दूसरी तरफ हमें वो लड़की दिखाई जाती है जो सर्जरी देखते है उसकी फटके चार हो जाती है। एमसी कहता है मुझे क्या करना चाहिए। अभी मेरे पास सिर्फ एक ही तस्वीर है बचपन की, जिसपे उस पीछे मेरी मदर का जिंदा होने का लिखा है और सामने बचपन की तस्वीर लगी हुई है। लेकिन जब मैं इस तस्वीर को देखता हूँ मैं थोड़ा अनईजी फील करता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मेरे फादर के पीछे कोई एलियन जैसे फ्लावर्स है। मैंने इनके बारे में बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे नहीं मिला। जब मैं बेसमेंट में था तब मैं देख रहा था कि इधर उधर मुझे मिल जाए, लेकिन मुझे फिर भी ये नहीं मिले। अगर मैं एक गार्डन को ढूंढ लूं जिस पे ये तस्वीर खींची गई है तो मुझे अपनी फैमिली के बारे में पता लग सकता है और मैं अपनी मदर को ढूंढ सकता हूँ। मुझे ये सब कुछ क्लू को एक साथ जोड़ना पड़ेगा और सब कुछ ढूंढना पड़ेगा। अगर वो मुझे बंदा मिल गया तो मेरे लिए आसान हो जाएगा ये सब कुछ करना और ये सब कुछ ढूंढना।
फिर मुझे अपनी मदर को भी ढूंढना आसान हो जाएगा। फिर वही दोबारा पुराना वाला सीन शुरू होने लगता है। एक मच्छर उड़ के आता है, MC देखता है वो मच्छर उसकी तरफ उड़ के आ रहा होता है। वो मच्छर जैसे ही MC के सामने आता है, MC उसको मारता है। MC उसको मारने के बाद उसको चाटता है। फिर MC देखता है उसका जायका बहुत ज़्यादा गंदा है। MC कहता है ये तो बहुत ज़्यादा बदबूदार और गंदे जायके का है। तभी हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। दूसरी तरफ एक लड़की खड़ी होती है जो पीछे की तरफ घूमती है और वो अपने बॉस से कहती है बॉस सब जमा हो चुके होते हैं। बॉस एकदम बैडएस लुक में कहता है ओए लड़की, बाकी जो भी बचे उन सबको जमा करो। सबको वहाँ पे जमा कर दिया जाता है। लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। लोग कहते हैं आखिर हम यहाँ पे जमा क्यों हुए हैं। तभी उनमें से एक बंदा आगे आता है। वो बॉस को कहता है आखिर तुमने हम सबको यहाँ पे जमा क्यों किया हुआ है, तुम अभी तक हमें जवाब भी नहीं दे रही हो। जिस पर बॉस इसको इग्नोर मार रहा होता है, लेकिन वो चिल्लाने लगता है जिस पर बॉस को आ जाता है गुस्सा। बॉस उसको एक डरावनी नज़र से देखता है जिससे उस बंदे की फट के चार हो जाती है। फिर बॉस उसकी तरफ सामने को बढ़ने लगता है। बॉस कहता है मुझे किसी भी ह्यूमन के थॉट्स के बारे में अच्छे से पता है। मैं अगर एक बार उनको देख लेता हूँ तो मैं उनके थॉट्स के बारे में जान जाता हूँ और मैं उनके थॉट्स का पता लगा लेता हूँ। तभी बॉस उसकी आंखों में देखने लगता है। वो डर जाता है। बॉस जब उसकी आंखों में देखता है उसे नजर आता है कि वो बंदा एकदम लोनली होता है। वो अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। बॉस कहता है ये अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन ये बाहर से खुद को टफ दिखाने की तो कोशिश कर रहा है। ये बॉस की शक्ल देखकर मुझे जोगिंदर याद आ रहा है, इसीलिए हम इसको थारा भाई जोगिंदर कहेंगे। ये बॉस की शक्ल बिल्कुल थारा भाई जोगिंदर जैसी है। थारा भाई जोगिंदर। अगर आप लोगों को भी लगता है इसकी शक्ल थारा भाई जोगिंदर जैसी है तो कमेंट में थारा भाई जोगिंदर लिख दो। फिर थारा भाई जोगिंदर को आता है गुस्सा। थारा भाई जोगिंदर उसको बंदे को एक पंच झड़ देता है जो इतना कस के उस बंदे को लगता है कि वो दूर फेंका जाता है। वो रगड़े खाते हुए दूर जाके गिर जाता है। सारे लोग उसको देख के डर जाते हैं। थारा भाई जोगिंदर फिर एटीट्यूड में आता है। वो उस बंदे का कॉलर पकड़ लेता है। फिर उस बंदे का फट जाता है। वो थारा भाई जोगिंदर से गिड़गिड़ाने लगता है। वो उससे भीख मांगने लगता है। वो कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो। जिस पर थारा भाई जोगिंदर फुल इविल होता है। वो कहता है मैं और देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे अंदर डर देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी फटी हुई शक्ल देखना चाहता हूँ। जिस पर वो बंदा कांपने लगता है, लेकिन थारा भाई जोगिंदर फुल इविल स्माइल दे रहा होता है। तभी पीछे से वो लड़की आती है, थारा भाई जोगिंदर की असिस्टेंट। वो उसको आवाज लगाती है हम अब से इस चेले को थारी बाजी बुलाएंगे। थारी बाजी थारा भाई जोगिंदर को आवाज लगाती है। वो कहती है अभी 3 लोग और नहीं आए हैं। जिस पर थारा भाई जोगिंदर को गुस्सा आता है। वो कहता है आखिर कौन नहीं आया है, किसकी थी मजाल हुई। जिस पर थारी बाजी बताती है कि एक लड़का नहीं आया, एक लड़की नहीं आई और एक बुढ़ाऊ नहीं आया। जिस पर थारा भाई जोगिंदर को गुस्सा आता है। वो कहता है मैंने तुम्हें कहा था यहाँ पे सबको जमा करना है, लेकिन तुमने अभी तक जमा नहीं किया, अब तुम्हारे पास क्या बहाना है। जिस पर थारी बाजी बताती है ये तुम्हारे उस छपरी ने नहीं किया, तुमने उसको काम सौंपा है, लेकिन वो काम चोर है, वो कोई भी काम पूरा नहीं करता। जिस पर थारा भाई जोगिंदर अपनी गर्दन को चटका देता है। वो कहता है लगता है मुझे ये काम खुद करना पड़ेगा, उस निकम्मे छपरी से तो ये काम नहीं होना। थारा भाई जोगिंदर वहाँ से जाना लगता है, लेकिन थारी बाजी इसको रोक लेती है। वो कहती है ये नीचे बंदा गिरा है, इसके साथ अब हमें क्या करना है। जिस पर थारा भाई जोगिंदर कहता है इसको बाहर फेंक दो। वो बंदा उनसे गिड़गिड़ाने लगता है। वो माफिया मांगता है। वो कहता है मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन वहाँ सारे लोग उसको देखते रह जाते हैं। पीछे हमें थारा भाई जोगिंदर दिखाया जाता है जो एकदम कोल्ड लुक में उन बंदों की तरफ जा रहा होता है। तभी हमें दूसरी तरफ MC का सीन दिखाया जाता है। MC कहता है क्या मैं सो गया था, क्या मुझे नींद लग गई थी, मैं खुद को गार्ड करते करते सो गया। ये आखिर इतने दिनों से मेरी नींद भी अच्छी तरह नहीं हो रही, मैं खुद को इतना ज़्यादा गार्ड कर रहा हूँ, इसीलिए मेरी लाइफ खतरे में है। तभी MC कुछ देख के पसीने छोड़ने लगता है। उसकी एकदम पता नहीं फट जाती है। MC देखता है कि वो बड़े से टनल के सामने खड़ा होता है। MC कुछ अपने दिमाग पे सोचने की जोर लगाता है, लेकिन उसको झटने लटकने लगते हैं। वो अपने ग्राउंड पे दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है ये ग्राउंड पे मेरे पाँव नहीं टिक रहे, आखिर ये क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रही। तभी हम किसी के पसीने गिरते हैं और नीचे से कुछ टेंटिकल्स आके MC को पकड़ लेते हैं। वो MC की गर्दन दबोचने लगते हैं, MC को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। MC बाहर निकलने के लिए भरने लगता है, लेकिन उसके सामने टेंटिकल्स आ जाते हैं। MC जोर से चीख मारता है, लेकिन MC को पता लगता है कि ये वो सपना देख रहा था।
तभी एमसी अपने सामने कुछ देखता और शौक हो जाता है। उसके सामने थाला भाई जोगिंदर, थारी बाजी और उसका चेला होता है। थाला भाई जोगिंदर एमसी को कहता है अगर तुम 2 मिनट में हाल में नहीं पहुंचे तो तुम्हारे साथ जो होगा उसके तुम खुद ही जिम्मेदार होगे। एमसी उन्हें देख के शौक हो जाता है। तभी उसका चेला एमसी को चिढ़ाने लगता है, वो एमसी को अजीब अजीब बातें बोलने लगता है। लेकिन तभी एमसी खड़ा हो जाता है। थाला भाई जोगिंदर सोचता है आखिर ये बच्चे के साथ क्या है। एमसी अपने कपड़े साफ करता है। एमसी कहता है क्या तुम मुझे यहाँ से ले जाने आए हो। एमसी बड़े ही बैडेस्ट तरीके से कहता है 2 मिनट नहीं, मुझे सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे तुम सबको हराने में। तभी थाला भाई जोगिंदर हंसने लगता है। थाला भाई जोगिंदर एमसी को कहता है मेरी आंखों में देखो। जैसे ही एमसी थाला भाई जोगिंदर की आंखों में देखता है, थाला भाई जोगिंदर एमसी की आंखों में डूब जाता है। वो कहता है इसकी आंखें इतनी गहरी है, इतनी डार्क ओरा इसकी आंखों में से आ रहा है, मैंने आज तक इतना डार्क ओरा किसी की आंखों में नहीं देखा। थाला भाई जोगिंदर का चेला हंसने लग जाता है। वो कहता है ये देखो आजकल के बच्चे कैसे मारने मुरने की बातें कर रहे हैं। क्या ये बच्चे के तुम्हारी क्या आखिरी ख्वाहिशें हैं? अगर तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है तो मुझे बता दो। वो चाकू लेके एमसी को मारने लगता है। लेकिन तभी थाला भाई जोगिंदर उसके ऊपर हाथ रखता है और उसको रोक लेता है लड़ने से, जिससे एमसी भी शॉक हो जाता है। एमसी कहता है कि मेरी सबसे कीमती चीज़, मेरा सबसे कीमती माल, जो मेरी तस्वीर थी वो गुम गई है मेरे से। तभी थाला भाई जोगिंदर का जो चेला होता है वो एमसी को उसकी तस्वीर दिखाता है। वो कहता है क्या तुम इतने गरीब हो? तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ से तो मुझे ये फ़ोटो ही मिली है, ये तो किसी काम की भी नहीं। तभी एमसी डार्क ओरा निकालने लगता है। एमसी उनकी तरफ बढ़ने लगता है। एमसी कहता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जिससे उस चेले की फट के 4 हो जाती है। तभी थाला भाई जोगिंदर अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। वो एमसी की फोटो पकड़ लेता है। एमसी को कहता है अगर तुम आ गया है तो मैं तुम्हारी फोटो फाड़ दूंगा। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है एमसी को वो चेला पीट रहा होता है। वो एमसी को कहता है आखिर कहाँ गया तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारी पावर जो थोड़ी देर पहले तुम हमें दिखा रहे थे। एमसी खुद को कोसने लगता है। एमसी कहता है मैं बहुत ज़्यादा लापरवाह था, मैंने अपनी फोटो का ध्यान नहीं रखा, मेरी फोटो गुम गई, अब उसके पास चली गई है, अब वो मुझे मार रहा है। मुझे पता था कि ये ह्यूमंस ऐसे ही होते हैं, मेरे फादर ने मुझे बताया था ये ह्यूमंस कभी भी किसी का ध्यान नहीं रखते। फिर चेला थाला भाई जोगिंदर से पूछने लगता है आखिर अब हम इस बच्चे का क्या करें, क्या हम इसको बाहर फेंक दें? जिस पर थाला भाई जोगिंदर कहता है नहीं, हम इसको बाहर नहीं फेंक सकते। मैंने इसकी आंखों में देखा है, मैंने हर किसी की आंखों में देखा है, लेकिन मैंने जब इसकी आंखों में देखा तो मैंने देखा इसकी आंखें इतनी ज़्यादा गहरी थी और हर किसी से इतनी ज़्यादा डिफरेंट थी। मैं इसकी आंखों में कुछ देख नहीं पाया, इतनी ज़्यादा डार्कनेस थी इसकी आंखों में, ये बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से गुजरा हुआ है। थाला भाई जोगिंदर फिर बताने लगता है हम इस बच्चे को इधर ही रखेंगे और तुम इसकी निगरानी करोगे, और तुम जब भी इसके ऊपर निगरानी करोगे तुम ये फोटो अपने साथ लेके घुमा करोगे। जिस पर चेला कहता है क्या थाला भाई जोगिंदर ये इतना ज़्यादा लाजमी है, मुझे इतनी ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। जिस पर थाला भाई जोगिंदर कहता है ये मेरा ऑर्डर है और तुम्हें ये मानना पड़ेगा। जिस पर वो चेला बताने लगता है जब एमसी हम पे अटैक करने आया तब मैं मानता हूँ कि मैं डर गया था, वो बहुत ज़्यादा बैडेस्ट लग रहा था, लेकिन अब मुझे कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि अब जब तक मेरे पास ये फोटो है एमसी अपना एक मसल भी नहीं ला सकता। हमें न दिखाया जाता है कि एमसी एकदम बेबस हो चुका होता है, वो कुछ कर नहीं पाता। फिर हमें येलो बालों वाली लड़की दिखाई जाती है जिसे हम बच्ची कहेंगे और कोई भी सिम नहीं करेगा। जो चैट है जल्दी कमेंट में लिख दो, जो चैट है वो सारे हम सिग्मास हैं। तभी बच्ची वहाँ मौके पे पहुंचती है और वो दरवाज़ा खोल के अंदर घुस जाती है। वो कहती है ओए लोगो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, आखिर तुम कौन हो? तभी जोगिंदर उसकी तरफ एक डरावनी लुक देता है। वो कहता है तुम यहाँ पे आई हो बहुत अच्छी बात है, अब तुम्हें हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुमने हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। जिस पर वो लड़की घबराने लगती है। बच्ची कहती है आखिर मैंने क्या किया है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, आखिर तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो और तुम्हें मुझसे क्या काम है? जिस पर जोगिंदर उसे बताता है जल्दी से सबवे के सेंटर में आओ और अपनी रिपोर्ट दो कि तुम यहाँ पे हो। फिर हमें चेला दिखाया जाता है जो वहाँ से जाते जाते एमसी को छेड़ा होता है। वो एमसी को कहता है हम दोबारा मिलेंगे और मैं तुम्हारी फोटो का अच्छे से ध्यान रखूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है उन्होंने एमसी को मार मार के नीचे छोड़ दिया होता है। बच्ची एमसी को देखती है, फिर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन एमसी उसके हाथ को थप्पड़ मार के साइड पे फेंक देता है।
इसके बाद बच्चे को गुस्सा आता है, वो अपने दांत घिसने लगती है। वो एमसी को कहती है आखिर तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी। जिस पर एमसी कहता है मैं ह्यूमंस पर भरोसा नहीं करता, खास तौर पर तुम्हारे जैसे। जिस पर वो बच्ची कहती है कि मेरा नाम हारुई है, मैंने तुम्हें कहा है कि मुझे ह्यूमन मत कहा करो। जिस पर एमसी कहता है तुम्हारा नाम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं बार बार याद रखूँगी, ये कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है। फिर वो तीनों आपस में खड़े होते हैं, दरमियान में डॉक्टर साहब होता है जिसको हम बुढ़ऊ कहेंगे, राइट साइड पे एमसी होता है, दूसरी तरफ बच्ची होती है। उन दोनों को देखकर बुढ़ऊ को थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि इन दोनों के बीच में अनबन चल रही है। बुढ़ऊ फिर भी बच्ची से पूछता है आखिर तुम्हारे बीच क्या चल रहा है। जिस पर बच्ची कहते हैं हमारे बीच कुछ भी नहीं चल रहा, बल्कि मैं ही पागल हूँ जो उससे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, वो मुझे लिफ्ट ही नहीं दे रहा। इसको कौन बताया कि एमसी सिग्मा मेल है। एमसी बताने लगता है मेरे फादर ने मुझे बताया था किसी भी ह्यूमन पे भरोसा नहीं करना और उसका हाथ नहीं पकड़ना, क्योंकि ह्यूमन तुम्हें धोखा दे सकते हैं। और दूसरी बात, मैं अगर चाहूँ तो अपनी फ़ोटो आराम से उस चूजे से ले सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी फ़ोटो को ज़ाया नहीं करवाना चाहता। अगर वो फट भी गई तो मैं उसको जोड़ सकता हूँ, लेकिन वो मेरी आखिरी निशानी है जो मैं उस बेसमेंट के साथ अपने साथ लेके आया हूँ। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता कि वो फट जाए। मुझे बस अब इस बात का इंतज़ार करना है कि ये लल्ली का बच्चा इस तस्वीर को छोड़ दे और मैं इस तस्वीर को लेके भाग जाऊँ यहाँ से। तभी हमें थाराबाई जोगिंदर दिखाया जाता है जो सबको वहाँ पे जमा करता है और अपना भाषण शुरू करता है। थाराबाई जोगिंदर कहता है मैं तो सबको दो चॉइस देता हूँ, एक तुम लोग मेरे साथ रहोगे, मैं तुम्हें खाना वगैरह दूंगा, शेल्टर दूंगा, तुम्हें यहाँ रहने दूंगा। दूसरा, तुम मेरे खिलाफ हो जाओगे तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर भेज दूंगा, जैसे मैंने इस बंदे को भेजा। पीछे में वो बंदा दिखाया जाता है जो शुरू में गिड़गिड़ा रहा होता है, उसका मुंह बांध दिया होता है थाराबाई जोगिंदर ने। सारे उसको देख कर डर रहे होते हैं। थाराबाई जोगिंदर कहता है इस बंदे को बाहर फेंक दो, फिर उसको घसीट के बाहर फेंक दिया जाता है। थाराबाई जोगिंदर कहता है जो इस तरफ मेरी तरफ आ जाएगा मैं उसको अपने साथ रखूंगा, उसको शेल्टर वगैरह दूंगा, सब कुछ दूंगा, लेकिन जो उस तरफ ही रहेगा उसके लिए मेरे लफ्ज़ कायम है, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करूंगा, मैं उसको शेल्टर नहीं दूंगा, मैं उसको बाहर निकाल दूंगा। तुम्हें ये थाराबाई जोगिंदर, यो जोगिंदर थाराबाई जोगिंदर तुम्हें अपने पास नहीं रखेगा और मेरे लफ्ज़ याद कर लेना, मैं तुम्हें यहाँ आने भी नहीं दूंगा। लोग फिर एक दूसरे की शक्लें देखने लग जाते हैं, वो देखने लगते हैं कौन क्या फैसला कर रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब थाराबाई जोगिंदर की तरफ जाने लगते हैं। जो बुढ़ऊ होता है वो कहता है जो पावरफुल होता है वो वीक पे राज करता है, ऐसे ही वर्ल्ड पे आज चलता जा रहा है, वो भी उनके साथ चलता जाता है। वो कहता है थाराबाई जोगिंदर सही नहीं कर रहा, एक बार इस बुढ़ऊ को तो देखो, इस बंदे को देखो, ये कितना बगैरत है, ये उनके साथ जा रहा है और ऊपर से थाराबाई जोगिंदर को उल्टी सुना रहा है, इसको कमेंट में गालियां पड़नी चाहिए, इसको जम के गालियां दो। फिर वो बुढ़ऊ आगे बताने लगता है इस वक्त जोगिंदर शो कर रहा है कि इस वक्त वही एब्सोल्यूट है, सब उसके पास जाएंगे तो बचेंगे वरना उसके अलावा कोई नहीं बच सकता, लेकिन ये सब कुछ वो स्कैम कर रहा है। वो थोड़ा घबराने लगता है, लेकिन फिर वो दांत निकालने लगता है, मैंने कहा था ना ये बगैरत है। फिर वो अपनी टाइट करता है, फिर वो अपने गले में टाई ऊपर कर लेता है। फिर वो कहता है मैंने आगे बहुत ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जी ली है, मुझे और ज़िंदगी जीने का शौक़ भी नहीं है, अब मैं कुछ तूफ़ानी करना चाहता हूँ, मैं सबके सामने कूल एक्ट करना चाहता हूँ, मैं अब दूसरी तरफ नहीं जाऊँगा और इधर ही खड़ा रहूँगा, चाहे सारी दुनिया भी उस तरफ चले जाए। लेकिन वो देखता है उसके बगल में बच्ची खड़ी होती है, वो बच्ची को कहता है तुम आखिर मेरे बगल में क्यों खड़ी हो, तुम दूसरी तरफ चली जाओ, मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं मर भी जाऊँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम अभी छोटी बच्ची हो, तुम अपनी जवानी जी लो और तुम अपने मज़े करो। लेकिन वो बच्ची कहती है क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ज़रा दूसरी तरफ तो देखो, मैं यहाँ पर थोड़ी अकेली थोड़ी हूँ। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एमसी और बहुत सारे बंदे उसी तरफ खड़े हुए होते हैं। फिर उन्हीं बंदों में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसने चश्मा पहना होता है। हम इस लड़की को फिलहाल के लिए चश्मिश कहेंगे। चश्मिश बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, वो कहती है मैं जोगिंदर की साइड जाना चाहती थी लेकिन मुझे वहाँ पे नहीं ले जाया गया, अब मैं यहाँ पे फंस चुकी हूँ, क्या अब ये मेरे साथ टॉर्चर करेंगे, आखिर अब ये मेरे साथ क्या करेंगे। तभी पीछे से एक और लड़की आती है, ये छोटे बालों वाली लड़की होती है, हम इसको छोटी कहेंगे। छोटी भी चश्मिश से कहती है तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये हम पे टॉर्चर नहीं करेंगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें या तो भूखा मार देंगे या तो फिर ये हमें यहाँ शेल्टर से बाहर निकाल देंगे, जिससे तुम चश्मिश का चेहरा देख सकते हो, उसका रिएक्शन तुम। वो एकदम बावली हो जाती है और चीखें मारने लगती है, वो कहती है हमारे तो एल लग गए हैं। तभी बुढ़ो में एक छोटी सी लड़की आकर लगती है, वो लड़की के पीछे एक बंदा खड़ा होता है, वो आके बुढ़ो
से माफ़ी मांगता है उस बच्ची के लगने के लिए। फिर बुढ़ाऊ बच्ची के पास जाता है, वो कहता है तुम्हें अपने फादर की बात माननी चाहिए और इधर उधर नहीं फिरना चाहिए। जिस पर वो लड़की कुछ चैंटिंग करने लगती है। वो लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो बुढ़ाऊ पे चिल्लाती है और फिर बुढ़ाऊ के मुंह पे अपना सर मार देती है, जिससे बुढ़ाऊ का मुंह पिचक जाता है। फिर वो लड़की कहते है ये मेरा फादर नहीं है, मेरा फादर गुम चुका है जब मोसर का अटैक हुआ था, मेरी मदर भी गुम चुकी है। अब मेरा फादर मुझे और मेरी मदर को ढूंढ रहा है और मैं तब तक के लिए मैंने इस बंदे के साथ टीम अप किया हुआ है। फिर हमें दिखाया जाता है बुढ़ाऊ की नाक पिचक चुकी होती है, उसके नाक में से बांस आ रही होती है। देखो बगैरत के साथ ऐसा ही होना चाहिए, आप लोग इसकी तरफ बगैरत ना बनो और वीडियो को लाइक करो। उसके बाद बुढ़ाऊ उस बंदे से पूछता है, वो बंदा खड़ा हो जाता है। बंदा कहता है मैंने इसके साथ टीम अप किया, ये मुझे रास्ते में मिल गई थी इसलिए मैं इसको इसका फादर ढूंढने में हेल्प कर रहा हूँ। फिर हमें दूसरी तरफ दो बंदे दिखाए जाते हैं जिनके सामने से एमसी गुजर रहा होता है। वो एमसी को कहते हैं ओए छोटे बच्चे, तुम यहाँ से नहीं गुजर सकते, तुम्हें बॉस ने यहाँ से गुजरने से मना कर दिया है और ये मत समझना तुम्हें बच्चा समझ के हम छोड़ देंगे। जिस पर एमसी उन लोगों को इग्नोर मारता है। एमसी कहता है मुझे उस लल्ली के बच्चे को ढूंढना है जिसने मेरी फोटो उठाई है। फिर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे कैंटीन में दो बंदे खाना बांट रहे होते हैं। वो कहते हैं जिनको खाना चाहिए आगे आ जाए। वहाँ पे चश्मिश दिखाई जाती है। चश्मिश कहते हैं आखिर मुझे एक खाना दिया, बाकी सबको दो दो क्यों दिए। जिस पर वो कैंटीन वाला बंदा कहता है हमें बॉस की तरफ से ऑर्डर्स आई हैं, जोगिंदर साहब ने कहा कि आप लोगों को खाना कम दिया जाए क्योंकि आपने जोगिंदर साहब की तरफ आने से मना कर दिया है। जिस पर चश्मिश को गुस्सा तो आता है मगर वो कुछ कर नहीं सकती। फिर हमें दिखाया जाता है वो खाने की खुशबू एक दूर बंदे के पास लेटे हुए बंदे के पास जाती है, वो उसकी नाक में घुसती है। तभी मोटू पतलू का सीन होता है, वो बंदा खुशबू सूंघता है और वो झट से उठ जाता है। ये बिल्कुल कार्टून जैसा सीन होता है। ये बंदा और कोई नहीं होता, ये वही छपरी होता है जिसके बारे में मैंने पीछे बताया होता है। तुम टेंशन मत लो, इसका फेस रिवील होने ही वाला है। फिर हमें वही दो बंदे दिखाए जाते हैं जो कैंटीन का खाना बांट रहे होते थे। वो दोनों बंदे कहते हैं क्या तुमने जोगिंदर के लेफ्ट हैंड के बारे में सुना है जिससे वो गांड होता है। ये और कोई नहीं, ये वही छपरी है। ये मोटू की तरह उठता है, ये मोटू की तरह खुशबू सूंघ के इधर उधर खाने के लिए दौड़ पड़ता है। इसको सब साइकोपैथ कहते हैं। आखिर ऐसी हरकतों वाला बंदा साइकोपैथ ही होगा। ये इसके और कोई काम नहीं है, ये ह्यूमंस को कत्ल करता है, ये सब बंदों को बगैर बेरहमी से कत्ल करता है। ये बंदा हंसते हंसते सबको मारता है, इसीलिए इसको सब साइकोपैथ कहते हैं। फिर हमें वही छपरी दिखाया जाता है जो डरावना सा लग रहा होता है। फिर वो अपना बंदा अपनी बात कंटिन्यू करता है। वो कहता है सब इसको चिकन हेड कहते हैं, इसका निकनेम सबने रख दिया। फिर हमें वही छपरी दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा होता है। ये सीधा जियान के अंडे जैसा लग रहा होता है, इसलिए अब से हम इसको अंडे कहेंगे। अंडा दरवाजे में से गुजर ही रहा होता है, तभी वो छोटी बच्ची होती है, वो अंडे पे आकर लगती है। उसका सारा खाना अंडे के ऊपर गिर जाता है, जिस पर अंडा उसको कहता है ओए बच्ची, तुम्हें क्या तुम्हारे मदर फादर ने नहीं बताया कि सामने से दौड़ के नहीं आते जब कोई बड़ा गुजरता है। ये अंडा बड़ी क्रीपी सी स्माइल दे रहा होता है, जिसे देखकर वो बच्ची डर जाती है। अंडा कहता है देखो तुमने अब क्या हशर कर दिया मेरा, अब तुम्हें मुझे फॉलो करना पड़ेगा, आओ अब तुम मुझे फॉलो करो। फिर वो छोटी बच्ची अंडे को फॉलो करने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है अंडा बच्ची को लेके कैंटीन में पहुंचता है। कैंटीन में वो दो बंदे देखते हैं, वो कहते हैं देखो अंडा आज एक बच्ची को लेके आया है, इसका अगला शिकार बच्ची है, अब तो ये किंडा पर भी बन गया है। तभी अंडा अचानक से उनके सामने आ जाता है, वो थोड़ा घबराते हैं। वो कहता है आखिर तुम्हें यहाँ पे क्या काम है। जिस पर अंडा कहता है मुझे कुछ ज़्यादा काम नहीं है, इस बच्ची को एक राशन दे दो। जिस पर वो कहते हैं हम राशन नहीं दे सकते, राशन सिर्फ एक बच्चे को एक बार मिलेगा। जिस पर वो बंदा कहता है क्या तुम मेरे साथ बहस करना चाहते हो, क्या तुमने मेरी पावर नहीं देखी। जिस पर वो डर के राशन दे देते हैं। जिस पर वो सोचते हैं आखिर ये इस बच्ची को राशन क्यों दे रहा है। तभी उनके दिमाग में क्लिक होता है, वो कहता है ये इस बच्ची को राशन दे के इसको टॉर्चर करने लग जाता है। फिर हमें उस अंडे की और गंदी शक्ल दिखाई जाती है, ये और ज़्यादा गंदी हो जाती है जैसे डेकू सूगी के अंडे हो। तभी उस बच्चे का गार्डियन पीछे से आ जाता है, वो उस बच्चे को पकड़ता है, वो उसको कहता है आखिर इसने क्या गलत किया है मुझे बताओ। जिस पर वो बंदा कहता है कि तुम्हें क्या मसला है इस बच्ची से, तुम इससे दूर हो जाओ। जिस पर वो कहता है हमें जाना पड़ेगा। वो उस बच्चे को लेकर जाने लगता है, लेकिन बच्ची जाने से पहले पीछे देखती है, उसको अंडा नजर आता है। अंडा उसको देखकर स्माइल करता है। तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें 3 बंदे पहरेदारी कर रहे होते हैं। फिर हमें छोटे बालों वाली बच्ची और येलो बच्ची दिखाई जाती है।
वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो कहता है यहाँ की पहरेदारी बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है ना, जिस पर हमें दूसरी तरफ एमसी दिखाया जाता है। एमसी कहता है क्या मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, क्या मुझे अपनी फ़ोटो लेनी चाहिए। एमसी ये सोच रहा होता है, उसकी नज़र येलो बालों वाली बच्ची पे पड़ती है। वो उसको देख के अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेती है। वो हमें फिर दूसरी बच्ची उसको देखती है, उसको शक हो जाता है कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। फिर हमें रात को सीन दिखाया जाता है, बुढ़ऊ सो रहा होता है। तभी वो छोटे बालों वाली बच्ची उठती है, वो इधर उधर देखते हैं, फिर उसे एमसी नजर आता है। वो एमसी के पास जाके एमसी को हाथ लगाती है, लेकिन उसको कुछ दर्द होता है। वो देखती है कि एमसी उठा होता है और एमसी उसका हाथ पकड़ के दबाने लगता है। वो एमसी कहता है आखिर तुम मेरे साथ क्या कर रही थी, तुम मुझे मारना तो नहीं चाहती थी। जिस पर वो हंसने लगती है। वो कहते हैं ये दर्द होता है, मुझे छोड़ो, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ बात करना चाहती थी। जिस पर एमसी कहता है बात, तुम आखिर मुझसे क्या बात करना चाहती थी। फिर वो बताने लगती है मैं तो तुमसे कैजुअली बात करना चाहती थी, मुझे लगता है तुम किसी से बात नहीं करते। एमसी कहता है आखिर मुझे किसी से बात करके क्या मिलेगा, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। एमसी उसका हाथ छोड़ देता है, जिस पर वो कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो कहती है एमसी मुझे तुम्हें देखती आ रही हूँ, तुम अकेले बैठते हो, किसी से बातें नहीं करते हो, क्या तुम एक शाय पर्सन हो, क्या तुम्हें शर्म आती है। जिस पर एमसी को गुस्सा आने लगता है। एमसी कहता है मुझे शर्म क्यों आएगी, तुम अपनी बकवास बंद करो, आखिर मैं ह्यूमन से बात क्यों करना चाहूँगा जो मेरे दुश्मन है, मैं उनसे कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखता, ह्यूमंस मेरे दुश्मन है। जिस पर वो लड़की कहती है ह्यूमंस तुम्हारे दुश्मन कैसे हुए। जिस पर हमसे बताता है मेरे फादर ने मुझे बताया था ह्यूमन लालची होते हैं, वो अपने लालच के लिए तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, वो तुम्हें धोखा भी दे सकते हैं। मैं हर वक्त ऐसे बंदों से घिरा हुआ हूँ जो मुझे पीछे से छुरा भी गोप सकते हैं, आखिर मैं उन पर भरोसा क्यों करूँ। जिस पर वो लड़की कहती है मैं तो तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती और मैं तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुँचाना चाहती। जिस पर हमसे कहता है मैं तुम्हारा भरोसा कैसे करूँ, तुम झूठ भी तो बोल सकती हो। जिस पर लड़की कहती है हाँ चलो तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, वो जो येलो बालों वाली लड़की है वो अपने आंसू किसी को दिखाती तो नहीं है, लेकिन वो रात को बेड के नीचे जोर जोर से सो रही होती है। मैं बस ये चाहती हूँ तुम उसके साथ वापस दोस्ती कर लो और तुम उसके साथ हाथ मिला लो। जिस पर हमसे कहता है पहली बात मेरी और उसकी लड़ाई नहीं हुई, दूसरी बात वो भी बाहर खड़े हुए ह्यूमंस की तरह ह्यूमन है, वो मुझे धोखा भी दे सकती है, आखिर मैं उस पर दोबारा भरोसा क्यों करूँ। क्या एमसी और येलो बालों वाले लड़की की दोबारा दोस्ती हो जाएगी, आखिर ये लड़की छोटे बालों वाली लड़की का असली मकसद क्या है। आज कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ से हमने छोड़ी हुई होती है। वो लड़की एमसी को बता रही होती है, वो छोटी बच्ची रोज रात को अपने बिस्तर पर रोती है, वो यही सोचती है कि उसको कोई पसंद नहीं करता, लेकिन उसके पास कोई रहता भी नहीं, उसकी सारी फैमिली मर चुकी है। मैं तो बस ये चाहती हूँ तुम भी उसकी उम्र के हो तो तुम उसके साथ दोस्ती कर लो ताकि उसको अकेलापन महसूस ना हो और उसको कोई दोस्त मिल जाए। जिस पर हमसे कहता है कितनी शर्म की बात है, ये लड़की बहुत बेशर्म है, अगर इसके पास दुखी होने जितना टाइम है इतने टाइम में मैं अपनी सर्वाइविंग स्किल्स अच्छी करके सर्वाइव कर लूँ, ये ह्यूमर्स होते ही बड़े बेशर्म है। जिस पर उस लड़की का रिएक्शन तो तुम देख सकते हो, उसको भी समझ आते ये एमसी मानने वालों में से नहीं है। फिर वो लड़की एमसी से पूछती है आखिर तुम ह्यूमंस को कैसे देखते हो। एमसी कहता है ह्यूमंस बहुत बेशर्म होते हैं, वो अपनी गलतियों पे रोते और अपनी गलतियों पे पछता रहे होते हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ। जिस पर वो लड़की पूछती है क्या तुम्हें कोई दुखी मोमेंट नहीं आया जब तुम्हारा कोई करीबी तुमसे दूर चला गया हो। एमसी को याद आता है कैसे उसके फादर ने उसे बचाया हुआ होता है और वो पुल के नीचे गिर गया होता है। एमसी फिर भी कहता है नहीं, मेरे मदर और फादर दोनों मरे हुए हैं और मेरा कोई रिलेटिव भी नहीं है और मेरे लिए इस दुनिया में कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जिस पर उस लड़की को रियलाइज होता है एमसी बिल्कुल लोनली है, जो एक डार्क प्लेस पे बैठा है, इसका कोई भी नहीं इसके साथ। वो एमसी की तरफ देखती है, फिर एमसी को कहती है तुम टेंशन मत लो, अगर तुम मर गए तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होगा। जिस पर एमसी स्पीचलेस हो जाता है, वो कुछ कह नहीं पाता। थोड़ी देर बाद एमसी कहता है अगर तुम मर गई तो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जिस पर वो लड़की कहती है अच्छा, फिर वो हंसने लगती है। तभी उसको खांसी आती है, वो देखती है कि बुढ़ऊ सो रहा होता है, बुढ़ऊ सारी बात सुन रहा होता है। वो फिर एमसी को कहती है चलो मैं यहाँ से चलती हूँ, तुम रात को सुकून से सोना, यहाँ पर तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। फिर एमसी सोच रहा होता है बैठ के, तभी हमें वो छोटे बालों वाली लड़की दिखाई जाती है चश्मिश, वो बेचारी पूरी थकी भी होती है, उसको पूरी टेंशन होती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। एमसी सुबह को उठता है, फिर हमसे अपनी पुरानी बातें रिवाइज कर रहा होता है। एमसी कहता है मैं एक प्लेस में सुकून करने आया था इस जगह पे, लेकिन तभी हमें कुछ लोगों ने घेर लिया, कुछ टट्टियों ने मेरी एक इम्पोर्टेंट चीज़, मेरी तस्वीर मुझसे छीन ली और अब मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ। जब तक मैं इनसे ये नहीं ले लेता मैं यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकता। फिर तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग एमसी को पीट रहे होते हैं। वो एमसी उनसे पूछता है क्या तुम्हें मुझे मारने में
मज़ा आता है। जिस पर वो लोग कहते हैं क्या, तो हमें क्या मज़ा नहीं आएगा, हम तो ये तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुमने हमारे साथ बदतमीजी की, हम तो तुम्हें ये पनिशमेंट दे रहे हैं। जेएमसी कहता अच्छा ये बात है, तो फिर तुम खुद को मुझे पनिशमेंट क्यों नहीं दे देते। जिस पर उस बंदे की फट जाती है। फिर वो एमसी कहता है कि तुम उस नोट को साइड पे रख दो और मुझे खुद पनिशमेंट दे दो। जिस पर वो कहता है आखिर इसके अंदर से ऑरा कैसे आ रहा है, ये मुझसे डर क्यों नहीं रहा, आखिर ये मेरे अंदर इतनी आंखों से क्यों देख रहा है मुझे। वो फिर एमसी को कहता है क्या तुम मुझे नीची नज़रों से देख रहे हो। फिर वो बंदा एमसी को कहने लगता है अगर तुम ऐसा ही रवैया रखोगे तो हम तुम्हारी पनिशमेंट डबल कर देंगे और हम ट्रिपल भी कर सकते हैं। जिस पर एमसी बताने लगता है मेरे फादर ने मुझे बताया था ह्यूमर जितने बाहर से स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करें अंदर से वो हमेशा वीक ही होते हैं, वो एकदम पैथेटिक होते हैं। और इसका फादर हमेशा सही कहता है। अगर आप लोग भी गाइस एग्री करते हो तो कमेंट में लिख दो यस फादर। उसके बाद एमसी वहां से उनसे मार खा के जाने लगता है। जिस पर वो लड़की कहती है क्या उन लोगों ने तुम्हें फिर से मारा। जिस पर एमसी कहता है ये लोग तो मुझे ह्यूमन नहीं लगते, ह्यूमन हर कोई एक किस्म के नहीं होते, ये आखिर मेरे साथ इतने काइंड क्यों है। तभी वो डॉक्टर एमसी के पीछे पड़ जाता है। डॉक्टर एमसी को कहता है तुम्हें ट्रीटमेंट ले लेनी चाहिए वरना तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा। जिस पर एमसी कहता है मुझे ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। एमसी फिर आगे दीवार के पास जाके बैठ जाता है। वहां पे फिर एमसी के पास छोटे बालों वाली बच्ची आती है। एमसी को कहते हैं ये लो तुम्हारा खाना, तुम वहां पे भूल गए थे इसलिए मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। एमसी कहता है अच्छा ये बात है। एमसी उसका शुक्रिया करने लगते हैं लेकिन तभी चुप हो जाता है। जिस पर वो लड़के कहते हैं ओहो तुम मुझे कुछ कहने लगे थे, कहो तो सही। जिस पर एमसी कहता है नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कहने लगा था। एमसी कहता है तभी मुझे एक ख्याल आया रात को जब ये मुझे कह रही थी कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, मुझे लगता है कि तब ये झूठ नहीं कह रही थी। तभी एमसी साइड में देखता है उसकी लड़की उसके साइड में गिर जाती है। एमसी कहता है आखिर अब इसे क्या हो गया। एमसी उसको उठाने की कोशिश करता है। एमसी कहता है क्या तुम ठीक हो। फिर वो उसको डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर कहता है तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम्हारा इन्फेक्शन और ज़्यादा फैल चुका है, हमें जल्दी से ऑपरेशन करना होगा वरना तुम नहीं बच सकती। और इसका सबसे ज़्यादा मसला ये है जो तुम्हारी दवाई है वो हमें ऊपर जाके मिलनी है, ऊपर ग्राउंड पे, यहाँ नीचे नहीं मिल सकती। तभी पीछे से एमसी आता है। एमसी कहता है क्या इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जिस पर डॉक्टर हाँ कहता है। तभी पीछे से वही नमूने आ जाते हैं। वो कहते हैं आखिर तुम क्या कर रहे हो, अभी तक तुम सेंटर में नहीं आए अपनी रिपोर्ट देने, तुम्हें हमने कहा था ना। जिस पर एमसी कहता है ये बीमार है। जिस पर वो आगे से एटीट्यूड दिखाने लगता है। वो कहता है आखिर ये जोगिंदर मुझे इन बच्चों को संभालने के लिए क्यों भेजता है। उसने पीछे एमसी की तस्वीर पकड़ी हुई होती है। वो कहता है आखिर मैं इसका काम तमाम इतनी आसानी से कर सकता हूँ फिर भी ये जोगिंदर मुझे करने नहीं देता, आज तो मैं कैसे भी करके इसको मार के रहूँगा। वो कहता है तुम सबको जोगिंदर बुला रहा है जल्दी से आओ। जिस पर डॉक्टर कहता है मैं नहीं आ सकता, मुझे यहाँ पे ट्रीटमेंट करना है इनका। वो कहता है उधर और भी लोगों का ट्रीटमेंट करना है। जिस पर वो कहता है इस वक्त इसको सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जिस पर वो कहता है मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तभी वो लड़की उठने लगती है। वो कहती है मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी दवाई खुद ही ले आऊँगी ऊपर अर्थ पे जाकर। अच्छा ऐसी बात है, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। वो उसके करीब आता है और उसके पेट में चाकू घुसा देता है। जिस पर वहाँ पे खड़ी सभी लोग शॉक हो जाते हैं। उन सबको समझ नहीं आ रहा होता आखिर ये क्या हो गया। एमसी भी एकदम शॉक हो चुका हुआ होता है। वो फिर उसके पेट से चाकू निकालता है। वो कहता है मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया। वो लड़की नीचे ज़मीन पे गिर जाती है। डॉक्टर भी सब कुछ शौक हुए होते हैं, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा होता आखिर ये क्या हो चुका है। सारे उसको देख रहे होते हैं, उसका खून नीचे बह रहा होता है। एमसी उसको देख के शौक हो रहा होता है। एमसी सोचता है मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है, मुझे उसकी दिल की धड़कनें गायब होती हुई नज़र आ रही है, मैं किसी के भी आर पार देख सकता हूँ। उसको नज़र आता है उसके दिल के पास जोन सी लाइट होती है वो आहिस्ता आहिस्ता बुझ रही होती है। एमसी बेचारा उसके खून के पास होता है और एमसी कहता है आखिर ये ह्यूमन्स इतने कमज़ोर क्यों होते हैं, ये इतनी आसानी से क्यों मर जाते हैं। एमसी को यकीन नहीं हो रहा होता अपनी आंखों पर। तभी वो लड़की कहती है आखिर तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो, तुमने तो कहा था अगर मैं मर जाऊंगी तो तुम सैड भी नहीं होगे और तुम केयर भी नहीं करोगे। आसपास डॉक्टर को भी गुस्सा आ रहा होता है। डॉक्टर कहता है इसका एक्सप्रेशन एक बार भी नहीं बदला, आखिर ये ह्यूमन है कि ये क्या है, ये तो मॉन्स्टर है, ये तो इतनी आसानी से किसी को मार देता है। जिस पर वो कहता है अरे यार मेरा चाकू गंदा हो गया। जिस पर डॉक्टर कहता है तुम इतने
बुज़दिल कैसे हो सकते हो, तुम ऐसे ही किसी को कैसे मार सकते हो। पर वो कहने लगता है कि तुम्हें तो मेरा खुश मिजाज होना चाहिए, मेरी तारीफ करनी चाहिए, मैंने उसको इतने आराम से मार दिया वरना वो तड़प तड़प के मरती। जब वो दूसरी तरफ एमसी को देखता है तो एमसी पूरा खामोश खड़ा होता है। वो एमसी को कहता है आखिर तुम इतना एटीट्यूड दिखा रहे थे, इतनी ताकत दिखा रहे थे, कहाँ पे गई। वो एमसी को बुरा भला कह रहा होता है। एमसी तभी गुस्से में आता है, एमसी का एकदम खतरनाक रूप सबके सामने आ जाता है। वो एमसी डर के एमसी को चाकू आगे दिखाता है। वो एमसी उसको कहता है क्या तुम्हारे पास तस्वीर है, जिस पर वो नीचे देखता है तो वो कहता है ओए मैंने तस्वीर तो गिरा दी चाकू लाते वक्त, अब तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। एमसी तभी अपने स्टैंड में आने लगता है। वो कहता है तुम ऐसे करके क्या ही उखाड़ लोगे, क्या तुम दौड़ के आके मुझे गिरा दोगे। हाँ मुझे नहीं लगता तुम ऐसे कर पाओगे, मैं तुम्हें चाकू से बड़े आसानी से मार दूंगा। एमसी फुल गुस्से में होता है, एमसी उसको इग्नोर मार रहा होता है। जैसे ही वो अपनी पलकें झपकाते हैं एमसी अपनी फुल स्पीड में अपने पावर दिखाता है, एमसी के हर तरफ और आता है। एमसी फिर हमें दिखाया जाता है कि एमसी उसके मुंह के बिल्कुल करीब पहुंच चुका होता है। एमसी उसको कहता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा साले, मैं तुम्हारी गान मार लूंगा। सॉरी गाइस, ये आखिर में थोड़ा पर्सनल हो गया, वो मुझे गुस्सा आ गया ना, वो उसने काम ही ऐसा कर दिया था। उसके बाद ये चूज़ा एमसी को कहता है अब तुम क्या करोगे, तुम क्या करने वाले हो, तुम मेरा कुछ पुकार सकते होगे। कि एमसी हमें दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है क्या तुम मेरे ऊपर जंप करोगे या ऐसा कुछ करोगे। तभी वो अपने पल के झपकाता है। तभी अगले भी पैनल में एमसी उसके मुंह पे एक पंच जड़ देता है जो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम पावरफुल होता है कि उसका मुंह पीस जाता है। उसके बाद उसके पीछे जो बंदे होते हैं एमसी उनको एक सेकंड में क्रॉस कर लेता है, जिस पर वो बंदों के मुंह से कुछ निकलने तो वाला होता है, लेकिन एमसी उन बंदों को एक पंच जड़ देता है जो इतना पावरफुल होता है तुम पैनल में देख सकते हो। वो बंदा उड़ के पीछे की तरफ जाता है, उसका चाकू भी गिर जाता है। उसके बाद एमसी अपने पाँव को कस लेता है, वो जमीन पे पाँव मारते जिससे जमीन में क्रैक आ जाते हैं। फिर एमसी वेलोसिटी का इस्तेमाल करके हवा में आगे आने लगता है। फिर एमसी उस बंदे के करीब आता है। वो चूजा जिसका मुंह आगे इतना ज्यादा पिसा हुआ होता है वो पीछे दीवार में लग जाता है उसका सर। फिर एमसी उसको पकड़ लेता है गले से। फिर एमसी ऊपर से उड़ते हुए चाकू को देखता है, वो उड़ता हुआ चाकू आता है। फिर एमसी उसको पकड़ के घुमाता है, एमसी उसको फिर पकड़ के घुमा के उसके गले में लेके जाता है, जिसे देखकर सब शौक हो जाते हैं और सबको पसीने छूट रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी ने उसके गले पे चाकू ले जाके छोड़ दिया होता है। एमसी ने उसके गले में सिर्फ टच किया होता है जिससे उसका खून बह रहा होता है। एमसी उसकी तरफ देखता है तो वो एक सूजे हुए छिलके जैसा हो जाता है। एमसी को फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, एमसी उसको कस के पकड़ता है। एमसी कहता है बहुत कमज़ोर, ये तो बहुत कमज़ोर है, अगर मुझे पता होता ये बंदा इतना कमज़ोर है, जब मैंने अटैक किया था इस बंदे ने रिएक्ट तक नहीं किया, अगर ये बंदा इतना ज़्यादा कमज़ोर है और मुझे पता होता तो मैं इससे बड़ी आसानी से नोट छीन लेता और ये सब कुछ ना हो जाता। फिर एमसी दिखाया जाता है कि उसकी कितनी बुरी हालत हो चुकी है। एमसी गुस्से से लाल हो जाता है और उसकी आंखें रेड हो जाती है और हमें पहली बार एमसी इतने गुस्से में नजर आता है। तभी एमसी के दिमाग में वापस सिग्नल आने लगते हैं। उसका फादर कहता है कभी भी अपने दुश्मन पे रहम कर मत करना, उसे मार दो, उसे मार दो। एमसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी उसका फादर की बातें उसको याद आ रही होती है। उसका फादर उसे कहता है कि तुम्हें कभी भी उन लोगों पर रहम नहीं दिखाना जो तुम्हारे दुश्मन है और वो एकदम डिफेंसलेस हो चुके हैं। एमसी उसको मारने वाला होता है। एमसी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तभी पीछे से कोई उसको रोकने के लिए कहता है। एमसी जब पीछे मुड़ के देखता है ये वही दद्दू होता है। दद्दू एमसी को कहता है रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते, एक बार तुमने ये कर दिया तो तुम इसको वापस ठीक नहीं कर सकते। जिस पर एमसी कहता है वापस ठीक, क्या तुम अभी इस ह्यूमन के बारे में वरी कर रहे हो। एमसी बहुत ज़्यादा गुस्से में उसे देखने लगता है। जिस पर दद्दू कहता है नहीं, मैं अभी तुम्हारे दिल की बात कर रहा हूँ, जो तुम्हारे दिल की हालत है। जिसे देखकर एमसी भौंकला जाता है। एमसी कहता है हाँ ये क्या बारे में बात कर रहा है। जिस पर वो दद्दू बताने लगता है शायद तुम अभी यकीन ना करो, लेकिन क्या तुम्हें इतनी दूर तक जाने की ज़रूरत है, क्या तुम्हें उस ह्यूमन को मारने की ज़रूरत है। जिस पर एमसी भी सोचने लगता है। एमसी फिर अपने चाकू में देखता है तो उसे अपनी रिफ्लेक्शन नजर आती है। एमसी कहता है क्या मुझे सच में इसको मारने की ज़रूरत है। ये एमसी का पास्ट होता है जिसमें वो अपने फादर के पास खड़ा होता है। उसका फादर का उस पे हंसने लगता है, कहता है हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे वीक माइंडसेट के साथ जिंदा रह सकते हो। तुम्हें आसपास जो ह्यूमन मिलेंगे वो तुमसे कई ज़्यादा सालिम होंगे और तुम उन्हें अगर नहीं मारोगे तो वो तुम्हें जान से मार देंगे, इसीलिए तुम्हें उनको जान से मारना होगा। जिस पर एमसी अपने फादर को कहता है ज़्यादा ऊंचा मत बनिए आप, मैं आपके जैसा बनना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने हिसाब में ज़िंदा रहूँगा। फिर हमें प्रेजेंट वाला एमसी दिखाया जाता है। एमसी कहता है अपने फादर को हाँ मैं इसको नहीं मारूंगा, मैं अपने हिसाब से ज़िंदा रहूँगा। एमसी कहता है मैं ऐसे ही किसी को नहीं मार सकता, अगर मैं किसी को पसंद नहीं करता
करता हूँ आपकी तरह। फिर उसको वो बंदा याद आने लगता है कैसे उसने उस लड़की को मार दिया होता है, कैसे चाकू गिर गया होता है, एमसी के हाथ खून से रंगे होते हैं। उसके बाद डॉक्टर कहता है तुमने एकदम सही डिसीजन लिया, जिस पर एमसी कहता है मैंने ये डिसीजन आपकी वजह से नहीं लिया, मैंने ये इसीलिए लिया क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझ में और उस बंदों में कुछ फ़र्क नहीं रहेगा। फिर उसके बाद एमसी सोचने लगता है आखिर वो लड़की ज़िंदा रही या मर जाए, इससे आखिर मुझे क्यों फ़र्क पड़ता। अगर वो ज़िंदा भी रहती तो वो मेरी कोई हेल्प नहीं कर पाती मेरी मदर को ढूंढने में। एमसी को सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी पीछे से एक बंदा डंडा लेके आ जाता है। वो सोच रहा होता है अभी सही मौका है, एमसी ने नाइफ नहीं पकड़ा हुआ, मैं इसको पेल देता हूँ। तभी वो डंडा उड़ा के लाने लगता है एमसी की तरफ, लेकिन अगले ही पैनल में एमसी घूमता है और उस बंदे को ऐसा पटका मारता है। वो बंदा कहता है हाँ ये क्या हुआ, हमें दिखाया जाता है वो बंदे को एमसी घुमा के पंच मार देता है। वो एमसी फिर उसको लात मार के दूर गिरा देता है उस बंदे को। वो बंदा दूर जाके गिरता है और उसके सामने होता है उसका एक और साथी। वो उसको देख के हैरान हो रहा होता है। वो जब दूसरी तरफ देखता है उसको नजर आता है एमसी खड़ा होता है। एमसी उस बंदे को कहता है आखिर तुम इस तरफ क्या देख रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर वो बंदा एमसी की तस्वीर दिखाता है। वो एमसी को धमकी देने लगता है क्या ये तुम्हारी वही तस्वीर है ना जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। लेकिन एमसी इस बार डरता नहीं, एमसी आगे बढ़ने लगता है। एमसी कहता हाँ तो फिर क्या। जिस पर वो बंदा चुप हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो बंदा उस तस्वीर को ख़राब करने लगता है। वो उसको ख़राब कर रहा होता है, हमें ऐसा ही लगता है। लेकिन अगले पैनल में वो उसको फूंक मार के सेक करता है। फिर हमसे कहता है नहीं मैं बस ये तो कहना चाहता कहा था कि तुम इस तस्वीर को ध्यान से रखो ताकि ये फट ना जाए। जिस पर वो सब ये देखकर शौक हो जाते हैं कि उस बंदे की फट चुकी होती है और उसने वो तस्वीर एमसी को दे दी होती है। फिर अगले पैनल में हमें दिखाया जाता है उस लड़की के ऊपर इन्होंने चादर डाल दी होती है और एमसी सामने खड़ा हुआ होता है। जिस पर बुरो कहता है वो छोटी बच्ची यानी पे येलो बालों वाली बच्ची और वो एक छोटी सी बच्ची नहीं थी, वो दोनों वॉशरूम चले गए थोड़ी देर पहले। जिस पर वो बच्ची का जो नकली फादर होता है वो कहता है हाँ वो दोनों अच्छी बात है, वो दोनों चले गए, उनको ये सब कुछ देखने को नहीं मिला। तभी साइड में से वो एक दद्दू आता है। वो कहता है आखिर तुम इन सब लोगों से डर नहीं थे और इन सब से लड़ सकते थे तो तुम पहले क्यों नहीं लड़े और तुमने इन सबसे इतनी ज्यादा मार क्यों खाई। वो बड़ा एमसी पे गुस्सा हो रहा होता है। हम इस दद्दू को इंग्लिश मुस्टंडा कहेंगे क्योंकि दद्दू हमारे पास पहले से ही मौजूद है। इंग्लिश मुस्टंडे को एमसी फिर कहने लगता है, एमसी बताता है कि उन्होंने एक मेरी प्रीशियस चीज को इन्होंने होस्टेज के तौर पर ले लिया था जिसको मैंने बचाना था। जिस पर इंग्लिश मुस्टंडा कहता है क्या तुम उस कागज के टुकड़े के बारे में बात कर रहे हो, क्या वो तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। जिस पर एमसी गुस्से से चिल्लाता है हाँ ये इंपॉर्टेंट है। जिस पर उसे इंग्लिश मुस्टंडे की फट जाती है। एमसी फिर उधर नीचे देखने लगता है। फिर एमसी कहता है हाँ मुझे याद आया, मैंने तुम सबको कुछ दिखाना था। एमसी उन सबको तस्वीर दिखाता है जिस पर वो पसीने छोड़ रहे होते हैं। वो कहते हैं आखिर हमने ऐसा कोई भी फ्लावर का गार्डन नहीं देखा। जिस पर एमसी कहता है क्या तुम सबने दे देखा। जिस पर वो बच्ची होती है चश्मों वाली बच्ची, वो एमसी को कहती है क्या तुमने ये तस्वीर कहाँ पे खींची थी। जिस पर एमसी मुझे कहता है मैंने ये मुझे पता नहीं है ये कहाँ पर खींची गई है, इसलिए मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ। जिस पर नकली फादर कहता है अगर हमारे पास इंटरनेट होता तो हमारे लिए सब कुछ मुश्किल नहीं होता, हमें आराम से ये जगह मिल जाती। लेकिन अब मुझे लगता है सिर्फ देखने से ये जगह इतनी आसानी से मिलने नहीं वाली। जिस पर वो बुरा एमसी से पूछता है आखिर तुम्हें इस जगह के बारे में पता लग गया तो तुम क्या करने वाले हो। जिस पर एमसी कहता है मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ। जिस पर वहाँ सभी शौक हो जाते हैं। वो दद्दू एमसी से कहता है क्या तुम्हें पता है ना ऊपर सब मॉन्स्टर आ रहे हैं और ऊपर सर्वाइव करना इतना मुश्किल है। ये छोड़ो अगर तुम वहाँ पहुँच भी गए तो तुम वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे, उधर मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा है। जिस पर हमसे कहता नहीं मैं सर्वाइव कर लूँगा। फिर हमें दद्दू दिखाया जाता है जिसके पीछे कोई ब्लाइंड सा कोई बंदा होता है ब्लैक कलर का, जो हमें अभी तो नहीं बताया जाता। फिर हमसे कहता है मुझे वैसे भी पता लग गया था कि ये पहली बार मैं देख के ये बता नहीं सकते कि ये कौन सी जगह है, मुझे ये खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। तभी हमें दिखाया जाता है पीछे के दरवाजे से जोगिंदर आ जाता है। यो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर आके कहता है मैंने उस बच्चे को कहा था कि उस तस्वीर को अच्छे से संभाले लेकिन वो इतना सिंपल ऑर्डर पूरा नहीं कर पाया। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता। हमसे अपनी जेब में अपनी तस्वीर डालने लगता है। वो कहता लगता है अब मुझे दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद इस एपिसोड के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि इनकी बिल्डिंग में एक लिज़ार्ड मॉन्स्टर घुसने लगता है। हमें फिर आगे ऊपर वाला फ्लोर दिखाया जाता है जहाँ पे दो लोग होते हैं जो लाइटर जला कर वहाँ खाने का इंतजाम कर रहे होते हैं। वो आग जला लेते हैं फिर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी येलो बालों वाली बच्ची साइड में से आती है। वो जब देखती है तो नीचे छोटी बच्ची भी आ जाती है। वो उसको कहती है अच्छा तुम इधर आ चुकी हो। जिस पर वो बच्ची गुस्सा होने लगती है। वो कहते हैं यहाँ पे लोग कितने गंदे हैं, छी ये वॉशरूम जाते हैं और टॉयलेट भी साफ नहीं करते हैं। जिस पर वो लड़की कहती है हाँ इसके बारे में अब हम कुछ कर भी तो नहीं सकते, आखिर वो फ्लश ब्रोकन है, फ्लश टूटा हुआ है इसलिए कोई भी वहाँ पे फ्लश नहीं करता। तभी साइड में से एक बंदा आता है। वो कहता है रुको। जिस पर वो दोनों से देखने लगते हैं। वो कहता है मुझे तुम्हें यहाँ से भेजना पड़ेगा, बहुत लेट हो
चुका है, जिस पर वो येलो बालों वाली बच्ची उसे घूरने लगती है। लेकिन वो कहता है तुम मुझे ऐसे मत घूरो, मेरा काम यही है, मैं भी सर्वाइव करना चाहता हूँ। तभी हमें साइड में से दो बंदे दिखाए जाते हैं जो खाना पका रहे होते थे। वो दोनों उनकी तरफ देखने लगते हैं। एक बंदा कहता है मुझे लगता है वहाँ पे कोई लड़ाई कर रहा है। वो उधर उसका ध्यान दूसरी तरफ होता है। तभी उसकी पोट में कुछ पत्थर आके गिरता है। वो उसको देखता है, वो कहता है इसमें पत्थर गिरे हैं। जिस पर उसका दूसरा साथी कहता है नहीं तुम हवाई कुछ भी देख रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। इस पर वो कहता है अच्छा मेरा साथी ऐसा होगा। तभी उसके पोट में बहुत सारे पत्थर गिर जाते हैं। जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो ऊपर दीवार में एक छेद हो चुका होता है जहाँ में से पत्थर आके गिर रहे होते हैं। तभी एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है। वो कांड ये होता है कि उस सुराख में से एक मॉन्स्टर निकलता है जो उस बंदे के मुंह के बिल्कुल करीब उसको खाने के लिए आ जाता है। तभी पैनल चेंज होता है और हमें एमसी और जोगिंदर की लड़ाई दिखाई जाती है। वो दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। तभी जोगिंदर पीछे देखता है तो उसके जो साथी होते हैं उनकी हालत खराब होती है। जोगिंदर कहता है मेरा शक बिल्कुल सही था, जब मैं अपने पिछली पास्ट लाइफ में वर्ल्ड में था तब ऐसे मॉन्स्टर बीइंग्स होते थे जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे और सब पे राज करते थे। लेकिन अब तो ये मॉन्स्टर असल में आ गए हैं सरफेस पे, अब मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तभी उसके पीछे से उसका एक बंदा आता है जो कहता है बॉस ध्यान रखना, ये बच्चा जितना दिखता है उससे कई ज़्यादा पावरफुल है। जिस पर जोगिंदर उसको मारता है एक कोनी और वो बंदा उड़ के पीछे जाता है, उसका मुंह पिचक जाता है। जोगिंदर कहता है किसी को मुझे ये सिखाने की ज़रूरत नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है मुझे वो लड़के की ज़रूरत है। फिर एमसी उसको घूरने लगता है। फिर जोगिंदर आगे बढ़ने लगता है। जोगिंदर कहता है अब मुझे तुम्हें दिखाना पड़ेगा यहाँ का इंचार्ज कौन है। जोगिंदर आगे बढ़ते हुए स्माइल करता है। जोगिंदर कहता है चलो लगता है मुझे अब उसकी असली फॉर्म नजर आ जाएगी। फिर वो उस लड़के की आंखों में घूरने लगता है। वो एमसी की आंख बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। वो फिर उधर खड़ा होता है। फिर वो उसको छेड़ने लगता है। वो उसको फाड़ देता है तो उसके अंदर देखता है बिल्कुल अंधेरा होता है, जिसे देखकर जोगिंदर की आंखें खुल जाती हैं। जोगिंदर की फट के चार हो जाती है। जोगिंदर कहता है ओफ तेरी बहन की। जोगिंदर कहता है मेरे से गलती हो गई, मैं नहीं था जो इसके दरमियान में से देख रहा था, बल्कि यही वो बंदा था जो मेरे दरमियान में से देख रहा था। फिर हमें एमसी की आंख दिखाई जाती है जिसके ऊपर जोगिंदर बैठा होता है और जोगिंदर की फटी पड़ी होती है। उसके बाद एमसी का मुंह होता है, वो जोगिंदर को खाने लगता है। वो पूरा इतना बड़ा मुंह होता है, वो उसको बंद करने लगता है जिससे जोगिंदर की फट जाती है। फिर हमें बाहर का जोगिंदर दिखाया जाता है जिसकी इतनी ज़्यादा फट चुकी होती है कि वो चीख मार के नीचे गिरता है। फिर खिसक खिसक के पीछे जा रहा होता है। सारे बंदे जोगिंदर को देखकर शौक हो रहे होते हैं। एमसी में दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा डेडली नज़र आ रहा होता है। एमसी का ऑरा आगे की तरफ फैल रहा होता है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें आगे तरफ फैल रही होती हैं। जोगिंदर कहता है ये तो मुझे जिंदा ही निकलने वाला था, मैं बच गया। तभी उधर सबकी एमसी से फट जाती है। तो उधर जो जोगिंदर की चेली होती है वो जोगिंदर को कांपते हुए देखती है। फिर वो कहती है आखिर बहुत इस छोटे से बच्चे से क्यों कांप रहा है। तभी साइड में से एक चीख की आवाज़ आती है। जब सारे लोग उस तरफ देखते हैं तो उधर एक चश्मिश वाला बंदा आता है जो खून में लथपथ होता है। वो कहता है मेरी मदद करो। वो घाफ रहा होता है, वो चीख रहा होता है। सब लोग उधर देख के हैरान हो जाते हैं। जोगिंदर भी देख के हैरान हो जाता है। वो सब कहते हैं आखिर इस पर बलद क्यों आ रहा है। जिस पर वो बंदा कहता है मुझे पता नहीं, मैं तो सोया हुआ था, तभी मैं एक नैप ले रहा था, तभी मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उसके बाद मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। तभी उसके सर में से कुछ निकलने लगता है। सारे लोग उसे देख के कहते हैं क्या ये मॉन्स्टर हो सकता है। तभी वो बंदे को अचानक से झटके लगने लगते हैं। वो बहन के टके ये हो क्या रहा है, सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदे को झटके लग के वो एकदम रोबोट की तरह सीधा खड़ा हो जाता है। तभी उसका चश्मा टूटता है और उसका चश्मा टूटने के बाद उसके चश्मों में से मॉन्स्टर निकलता है जो निकलते साथ ही एक बंदे को खा जाता है। वो उस बंदे के दिल में छेद कर देता है। शुक्र करो उसने दिल में ही छेद किया, वरना पिछवाड़े में नहीं किया, वरना उसकी मौत और भी ज्यादा दर्दनाक होती। तभी साइड में से जोगिंदर आता है। जोगिंदर दौड़ते हुए जाता है। जोगिंदर उस बंदे उस जो मॉन्स्टर होता है उसकी बेली को खींचता है। फिर उसको एक पंच छड़ देता है जिससे वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। तभी जोगिंदर साइड में से एक बंदे से कुल्हाड़ी पकड़ता है और उस मॉन्स्टर को बेरहमी के साथ मार देता है। वो उसको ऐसे मारता है, फिर उसको और भी मारने लगता है। वो उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसको कुल्हाड़ियाँ मारने लगता है, फिर वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। जब पीछे लोग देखते हैं वो कहता है ये हिलना बंद हो चुका है, लगता है बॉस ने मॉन्स्टर को मार दिया। लेकिन हमें जोगिंदर दिखाया जाता है जिसका चेहरा अजीब सा बन गया होता है। वो सोच रहा होता है आखिर ये मॉन्स्टर आया तो आया कहाँ से, ये यहाँ पे कैसे आ चुका है। जोगिंदर गहरी सोचों में होता है। जो वहाँ पे लोग होते हैं वो कहते हैं हम लोग बच गए, हमें तो लगा हम मरने वाले थे, लेकिन जोगिंदर ने आके हमें बचा लिया। जोगिंदर के अपने ख्यालों में होता है, लोग उसके नारे लगा रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ एमसी और जोगिंदर को पता होता है कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे। तभी साइड में से टूटने की आवाज़ आती है। जोगिंदर उस तरफ देखता है तो वो देखता है कि एक मॉन्स्टर उस तरफ आ जाता है। मॉन्स्टर दरवाज़ा तोड़ के आता है और उन सबके सामने गिर जाता है। वो सभी लोग
उस मॉन्स्टर को देख के शौक हो जाते हैं। वो मॉन्स्टर खड़ा होता है तो वो अजीब सा होता है, उसकी हड्डियों के ढांचे निकले हुए होते हैं। फिर नरेटर हमें एक्सप्लेन करता है ये लोगों ने यहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम गुजार दिया है कि ये लोग भूल चुके हैं, नहीं भूल नहीं चुके बल्कि ये लोग भुलाने की कोशिश कर रहे हैं उन यादों को जो उन्होंने ऊपर गुजारी है और उसको, उस डर को जो ये लोग फेस करने वाले हैं। फिर हमें वो मॉन्स्टर दिखाया जाता है। वहाँ पे जिन लोगों ने हथियार पकड़े होते हैं उनके हथियार गिर जाते हैं। उसके बाद हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो डर के पीछे को भागने लगता है। तभी वहाँ पे जितने भी हैं सभी पीछे को भागने लगते हैं, जिसे देखकर जोगिंदर भैया है उसको गुस्सा आता है। तभी जोगिंदर भैया चीख मारता है, वो कहता है तुम सब कहाँ भाग रहे हो डरपोक कहीं के, पीछे मुड़ो और इसका सामना करो। तभी सब जोगिंदर की तरफ देखते हैं। जोगिंदर कहता है ये पहले से अलग है, तुम कब तक ऐसे भागते रहोगे और ये चीज़ें दोहराते रहोगे। अभी इस मॉन्स्टर की तरफ फिर वो इशारा करता है, कहता है अभी इस मॉन्स्टर को देखो, ये सिर्फ अकेला और हम इतने सारे हैं, अगर हम कोशिश करें तो हम इसको मार सकते हैं। जिस पर वहाँ सब लोगों को लगता है कि वो उसे मार सकते हैं। ये शायद इसीलिए है क्योंकि उन्होंने अभी एक मॉन्स्टर को जोगिंदर के हाथों मरते हुए देखा है। लेकिन मैं तुम्हें गाइस पहले बता दूं ये सब लोग बहुत ज़्यादा गलत हैं। जोगिंदर भैया की लंबी चौड़ी स्पीच सुनकर उन सब के अंदर जोश आ जाता है, उन सब के अंदर एक अलग ताकत पैदा हो जाती है। दो लोग कहने लगते अभी हमने बॉस को देखा उस मॉन्स्टर को मारते हुए, मुझे नहीं लगता कि इस मॉन्स्टर को हम मार पाएंगे, बल्कि हम इसको उठा के इसको पछाड़ देंगे। तभी वो डंडे उठाने लगते हैं, वो सब तैयार हो जाती हैं। वो सब अब मॉन्स्टर्स के अंदर उनका डर खत्म हो चुका होता है, वो अब मॉन्स्टर से नहीं डरते। वो कहते हैं अब हम भाग के कहाँ पे जाएंगे, मॉन्स्टर आ चुके हैं, हमें इनसे वैसे भी लड़ना है। वो सब तैयार होते हैं। तभी जो बॉस की चेली होती है जोगिंदर की, वो जोगिंदर को कहती है सर बॉस हमें ऑर्डर्स दो, हमें क्या करना है। तभी हमें दिखाया जाता है जोगिंदर बेचारे के नाक में से खून आ रहा होता है। रेस्ट इन पीस जोगिंदर भैया। सारे जोगिंदर भैया के लिए कमेंट्स में मोई मोई लिखते और जोगिंदर भैया की आत्मा की शांति के लिए एक लाइक भी कर दें। ये लोग जो इतनी देर पहले आसमान में हवा में उड़ रहे थे उनको अब समझ में आ जाता है इनका बाप कौन है। उन सब की फट जाती है। जोगिंदर को ये बड़ा बॉस कर रहे थे, अब इनको बचाने वाला कोई नहीं तो इनकी फट चुकी है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये जोगिंदर को जिसने उठाया होता है ये और कोई नहीं, जिस मॉन्स्टर को इसने मारा होता है पीछे वो होता है। वो उसको हवा में उठा लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसने उसके पीछे से 2 छेद कर दी होती हैं। पता नहीं जोगिंदर के कौन कौन से छेद में से बेलें निकल के उसके मुंह में से निकल जाती है। तभी वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब देख के उनकी फट जाती है। वो कहता है हमने देखा था, हमने लाजमी देखा था कि वो मॉन्स्टर को उसने मार दिया था, लेकिन फिर भी वो आखिर ज़िंदा क्यों है। तभी वो कहने लगते हैं क्या इसका मतलब ये मरते नहीं है। तभी हमें दूसरी तरफ वाला मॉन्स्टर दिखाया जाता है। फिर उधर से एक कहता है नहीं हम इनको मार सकते हैं, लेकिन तभी साइड में से और भी ज़्यादा मॉन्स्टर आ जाते हैं। तो उधर आके एक बंदे पे अटैक कर देते हैं और उसकी गर्दन उड़ा देते हैं। उसकी गर्दन उड़ के हवा में जाने लगती है। तभी साइड में एक और लड़की होती है, वो देखती है कि उधर मॉन्स्टर उसको भी खाने आ जाता है। फिर मॉन्स्टर एक और बंदे के पास जाता है, उसको खा के उसका हाथ उड़ा देता है। उसके बाद जो लड़की होती है पीछे उसको मॉन्स्टर ने जकड़ लिया होता है। वो अपने फेफड़ों में उसे फंसा लेता है और उसको कसने लग जाता है। वो उसको इतने ब्रूटल तरीके से अपने अंदर निकलने लगता है कि मैं कई सीन से जो आपको दिखा भी नहीं सकता। ये इतने ज़्यादा डिस्टर्बिंग सीन्स है, मैं खुद उल्टी करने वाला था ये सीन्स देखकर। उधर सब लोग मरने लगते हैं। फिर उन सब के मैं थोड़े थोड़े आपको सीन्स दिखा देता हूँ, उन सब की हालत कैसी हो जाती है। आप इन सब की हालत देख ही सकते हैं अपने सामने। तभी MC जो होता है वो इन सब के सामने खड़ा होता है, ऐसे इन सबको देख रहा होता है। पीछे जो MC के पीछे दद्दू और वो इंग्लिश मुस्टंडा होता है, वो कहता है नहीं हम सब गलत थे, ये सिर्फ मैटर ऑफ टाइम है, ये सब हमें मार देंगे। तभी जो नकली बाप होता है उसे अपनी बेटी का ख्याल आता है, वो आगे को जाने लगता है, जिस पर बुढ़ऊ उसको रोकता है। वो कहता है आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर वो कहता है मुझे जाने दो, मेरी बच्ची बाहर है, मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। जिस पर बुढ़ऊ कहता है वो तो सबसे पहले आगे वॉशरूम करने गई थी, उस पर तो सबसे पहले अटैक हुआ होगा। जिस पर वो नकली फादर नीचे बैठ जाता है। वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। जिस पर बुढ़ऊ को भी अफसोस होता है। वो पूरी कंप्लीट डार्कनेस में चला जाता है उसका नकली बाप। तभी उसके साइड में से MC आगे को जाने लगता है, जिसे देखकर बुढ़ऊ कहता है आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। लेकिन MC एकदम बैड लग रहा होता है। MC सामने जा रहा होता है, सब उसको रोक रहे होते हैं, लेकिन MC किसी की सुनता नहीं है। MC सीधा जा रहा होता है, बुढ़ऊ उसको रोकने के लिए दौड़ता भी है, लेकिन MC उसके रोकने पर भी नहीं रुकता। MC आगे को सीधे जाने लगता है और इन मॉन्स्टर्स के बीच में से चला जाता है।
है और एमसी सामने को 4 कदम रखने लगता है अपने। तभी एमसी के आसपास जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो एमसी पे गौर नहीं कर रहे होते, पता नहीं क्यों, लेकिन एमसी में से बहुत डेडली हो रहा होता है। पीछे सब लोग उसको देखते रह जाते हैं और एमसी सामने चला जाता है। अभी तक के आज के लिए इतना ही था। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और इसमें मैं आपसे सिर्फ ज़्यादा नहीं मांगूंगा, 500 लाइक्स मांगूंगा, पूरे करवा दो, नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द आ जाएगा।